हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और बताइए कैसे हो आप सभी। मैम हम सब एकदम बढ़िया है, लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है, सब कुछ एकदम मौज बहार है, मौज बहार है एंड मौज बहार है, सब कुछ एकदम क्लासिक चल रहा है। आप बताइए आपके क्या हाल चाल है जी। जी हम भी एकदम बढ़िया हैं, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। चलिए जी, जब हाल चाल डिस्कस हो ही गए हैं तो अब काम की बात कर लेते हैं। सबके हाल चाल बढ़िया, बढ़िया से पढ़ाई करते हैं। अब बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, बढ़िया बढ़िया नंबर से हम सबको पास होना है। ठीक है जी। आप सबका रिज़ल्ट आता है तो ऐसा लगता है मुझे जैसे मेरा ही रिज़ल्ट आ रहा है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ हम सबको पास होना है। आप सबके पेपर हैं मतलब मेरे भी पेपर हैं, मेरा भी रिज़ल्ट आ रहा है। ओके ठीक है जी मैम, अब हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आ जाइए मेरे साथ। मैम आप दोबारा पेपर दोगे क्या? नहीं 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 जी, मैं दोबारा पेपर नहीं दूंगी, पर आप सबके पेपर हैं वो मेरे को ऐसा ही लगता है मेरे ही पेपर हैं, तो वो आप सब दोगे, मेरे बिहाफ पर दोगे और मुझे एक बार फिर से सीए बनवाओगे। ठीक है जी। जी मैम पक्का पक्का, बिल्कुल पक्का पक्का, हमने आपकी बात मान ली, हम आपको ये गिफ्ट दे के रहेंगे। चलिए जी, यही गिफ्ट मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। स्टार्ट करें। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अरे वाह मैम, जब भी न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है ना, सच्ची बता रहे हैं मैम, उसी दिन खुद को प्रॉमिस कर देते हैं कि बस आज तो हम इतिहास रच देंगे। आज ही वो दिन है जिस दिन हमको हिस्ट्री लिखनी है, आज ही वो दिन है जिस दिन हमको सब कुछ करना है, आज ही वो दिन है जिस दिन हमको एग्ज़ाम निकालना है। बट पता नहीं मैम, धीरे 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 हमको क्या होता है, हम लो हो जाते हैं। चैप्टर जैसे ही शुरू की 2 क्लास में होता है वो चैप्टर बढ़िया लगता है, जैसे ही 3rd क्लास आती है मैम हम थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं। 4th आते आते तो हम सोच लेते हैं कि चैप्टर छोड़ दें या फिर जितना अब तक हुआ उतना ही कर लें। लेकिन मेरे को ऐसा फीडबैक मिल रहा है बच्चों से कि नहीं जी मैम, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, हमें क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है, हमें मज़ा आ रहा है, हम पूरा पूरा चैप्टर पक्का पक्का करने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है जो आप सबकी साइड से मुझे मिल रही है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। देख नहीं रहे हो क्या, हैप्पी फेस से नहीं लग रही क्या मैम? बहुत हैप्पी लग रही हो। तो बस यही सब रीज़न है, आप सब पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत अच्छा फीडबैक दे देते हो जी, हमको खुशी मिल जाती है और हम आपके लिए डबल मेहनत करने के लिए फिर से आ जाते हैं। चलिए जी, तो वही सब देखते हुए आज इनवॉइस का चैप्टर हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। हालांकि मैं इसको एक बार ऑलरेडी फेस टू फेस बैच में करा चुकी हूँ, बट ये मैं फिर से एक बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर से एक बार करा रही हूँ ऑनलाइन बच्चों के लिए भी, इस चैप्टर को फिर से उठा रही हूँ। चलिए जी आ जाइए, देखिए चैप्टर का नाम तो आप सबको दिख ही गया जी। तो चैप्टर का नेम है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड ई वे बिल। तो ये जो चैप्टर है हमारा 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करूंगी, अभी समझाऊंगी। अभी हम कुछ नोट से नहीं पढ़ेंगे, कुछ बुक से नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ मेरे ये हैंड रिटन नोट्स फॉलो करेंगे। लेकिन ये हैंड रिटन नोट्स भी हम तब पहले करेंगे, वो फॉलो करेंगे जब हमारा माइंड मेकअप बन जाएगा। वो माइंड मेकअप बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप सब बस क्लास में कॉन्सेंट्रेट करिए, क्लास पे कंसंट्रेट करिए बढ़िया से तरीके से। जब क्लास खत्म हो जाएंगी हमारी टैक्स इनवॉइस की, तब आप खुद से पूछिएगा आपको कितना इनवॉइस चैप्टर में कॉन्फिडेंस है, क्या आपके सामने आने वाले हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं, क्या आप एग्जाम में बैठ के एग्जाम को निकालने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। इनवॉइस चैप्टर खत्म करने के बाद बस ये 3 क्वेश्चन खुद से पूछ लीजिएगा और फिर एक बार मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है जी। मेरे स्टूडेंट्स जो कि क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं उन सब पर फिर मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल है, और जो अदर स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ वो आप मेरे को मेल पे रिप्लाई कर दीजिएगा, प्लीज़ मेल पे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मैं सबकी मेल्स चेक करती हूँ। होता है कभी कभी मॉर्निंग की मेल मॉर्निंग में नहीं चेक हो पाती, नून में हो जाती है, कभी इवनिंग में हो जाती है, बट वो सेम डे में चेक हो जाती है। चलिए जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैम, हम सबको समझ आ रहा है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर को मैं 2 फेज में बांट रही हूँ। पहले हम टॉपिक खत्म करेंगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट का। आफ्टर देन वी विल स्टार्ट ई वे बिल। ओके जी। जी मैम, लेकिन पहले हम पूरा यही वाला टॉपिक खत्म करेंगे। ई वे बिल हम न्यू लेक्चर में
न्यू सिरे से पढ़ेंगे। इसमें ये जो क्लास मेरी है ये टैक्स इनवॉइस की क्लास है, ये ई वे बिल की क्लास नहीं है। ई वे बिल की क्लास अलग से हम करेंगे, ठीक है जी। तो ये जब भी मैं टॉपिक पढ़ूंगी इसमें ई वे बिल बीच में नहीं आएगा। ई वे बिल बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, टैक्स इनवॉइस एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आप सबकी नॉलेज के लिए एक बात और बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स फिर मैसेज करेंगे तो पहले ही क्लियर कर देती हूँ। एक कॉन्सेप्ट आप सबके एग्जाम में आने वाला था, ई इनवॉइस आने वाला था, बट पैंडेमिक ने आने से रोक दिया। पैंडेमिक ने तो ना जाने मैम कितने लोगों को क्या क्या करने से रोक दिया। आई मीन कितने लोगों को अपने घर जाने से रोक दिया, कितने लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने से रोक दिया, कितने लोगों को तो मतलब मैम कितने लोगों की तो शादी होने वाली थी, शादियों को रोक दिया, कितने लोगों का तो क्या क्या रुक चुका है। खैर वो सब छोड़ो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि बहुत से लोग इस टाइम अनएम्प्लॉयड हो गए, जिनको खाने के लिए रोटी भी शायद नहीं मिली होगी। कितने लोगों की डेथ हो गई, किसी की ट्रैक पे डेथ हो रही है, किसी की हॉस्पिटल में डेथ हो रही है, किसी की कहीं डेथ हो रही है। तो बेसिकली पैंडेमिक ने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से चीज़ों को रोक दिया। उसमें से एक फ़ायदा आप सबके लिए हो गया। खैर इतने सारे लॉसेज हुए, बट आप सबको एक फ़ायदा देखने को मिल गया कि आपके एग्ज़ाम में ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं आना। नवंबर तक के एग्ज़ाम में ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। हालांकि ये एप्लीकेबल तो हो चुका था अप्रैल में, लेकिन उसके बाद जैसे ही पैंडेमिक आया इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीकेट नहीं किया गया, एप्लीकेबल नहीं किया गया, इसको डेफर कर दिया गया। जब इसको डेफर किया गया इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो फिर हमारे इंस्टीट्यूट ने भी बोल दिया कि अब ये हमारे सिलेबस से भी डेफर हो जाता है। नवंबर तक के एग्ज़ाम्स के लिए, नवंबर 2020 तक के एग्ज़ाम्स के लिए ई इनवॉइस के कॉन्सेप्ट को नहीं पूछा जाएगा। चलिए जी, तो ये न्यूज़ मेरे को आप सबको देनी थी, जो मैंने आप सबको बता दी कि ई इनवॉइस हालांकि अप्रैल के मंथ में आया था, बट आप सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है ड्यू टू पैंडेमिक। इसके प्रोविज़न डेफर कर दिए गए हैं। चलिए जी, तो अब हमें कितना पढ़ना है ये सब आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। हम पढ़ेंगे टैक्स इनवॉइस। पहले हमारा जो बेस होगा वो टैक्स इनवॉइस पे बनाया जाएगा, फिर टैक्स इनवॉइस का हम फ्लो चार्ट्स वगैरह, हैंड रिटन नोट्स सारे कंप्लीट करेंगे। एक बात और सुन लो, ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये फुल फ्लेज हैं। मोर देन 100% बुक का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर किया गया। मोर देन 100% बुक का जो भी कॉन्सेप्ट है उसका 100% से भी ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर है। तो आप इसके लिए बुक नहीं भी खोलोगे तब भी चलेगा, इसके लिए यहीं से पढ़ो। इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है जी। अब बात आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। चलिए मैं यहाँ पर अपनी एक शीट खोल रही हूँ, आप सब भी उसी शीट पर जो भी मैं लिखूंगी नोट कर सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स में ये नेम लिखा हुआ है चैप्टर का, टॉपिक का, जो कि है इनवॉइस, ठीक है जी। जी मैम, चलिए आ जाइए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे स्टार्ट करने जा रही हूँ आप सबके साथ, जो कि आप सबको समझाऊंगी। उसका नेम क्या है? इनवॉइस। क्या है? इनवॉइस। सबसे पहले हम इनवॉइस पढ़ेंगे। इनवॉइस जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आप सबकी इस पर बहुत अच्छी कमांड आ जाएगी। देन वी विल स्टार्ट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ओके जी मैम, बिल्कुल पक्की बात। और ई वे बिल को तो बीच में लाना नहीं, उसके लिए तो अलग चैप्टर है, वो तो एक अलग ही क्लास में मिलेगा, ठीक है जी मैम। तो इनवॉइस क्या है? सबसे पहले करते हैं बात इनवॉइस की। देखो आप सब ने शॉपिंग तो बहुत करी होगी जी मैम, हम सब ने तो बहुत शॉपिंग की है। हम तो शॉपिंग ही शॉपिंग करते हैं। गर्ल्स को तो खैर बहुत ज़्यादा, गर्ल्स का तो आई थिंक बोलते हैं ना कि हॉबी होती है शॉपिंग करना, क्रश होता है शॉपिंग करना। तो और बॉयज़ के लिए भी मैं मानती हूँ सबको भी शॉपिंग पसंद होगा। चलिए जी, अब सपोज़ करो कि आप शॉपिंग करने गए। आप जब भी कुछ खरीदते हो, आप पेमेंट करते हो, पेमेंट के बदले में आप सबको क्या मिल जाता है? एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है। आपने देखा है ना, आपको पिंक, वाइट, कहीं ग्रे, कहीं ऑरेंज, डिफरेंट कलर का आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है। जरूरी नहीं है सभी शॉप वाले वाइट कलर का ही डॉक्यूमेंट दे, कोई पिंक कलर का डॉक्यूमेंट भी दे देता है, कोई ग्रीन भी दे देता है, कोई स्काई ब्लू भी दे देता है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये डिफरेंट कलर का भी हो सकता है। आप ये अपने माइंड में मेकअप मत कीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर फिक्स कलर का होता होगा। नो, बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो जब भी हम पेमेंट करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है मैम? एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है। उस डॉक्यूमेंट पर क्या लिखा होता है? बताइए क्या लिखा होता है मैम? उस डॉक्यूमेंट पर लिखा होता है
दुकान वाले का नाम, सबसे पहली बात तो मैम दुकान वाले का यहाँ पर नाम लिखा होता है, वेरी गुड। और क्या लिखा होता है मैम, हमारा भी नाम लिखा होता है, वेरी गुड। दुकान वाले का भी नाम लिखा होता है, आपका भी नाम लिखा होता है। और बताइए मैम, इस डॉक्यूमेंट पर हमने एक बार पढ़ा था कि डेट भी लिखी थी, क्या लिखी थी, डेट लिखी थी। और बताइए मैम, डॉक्यूमेंट पर अपना एक नंबर होता होगा शायद, जी बिल्कुल होता है, वो नंबर भी लिखा हुआ था। मुझे मैम बहुत अच्छे से याद है, आप लोग बोल रहे हो, देखो मैं नहीं बोल रही, कि मैम हम ना शॉपिंग करने गए थे और शॉपिंग में हमने होम अप्लाइंसेस की शॉपिंग की थी। हम घर पे अपना होम अप्लाइंसेस का शॉपिंग करके आ गए थे, तो हमने ऐसे बिल खोला और हमने देखा मैम बिल के ऊपर एक नंबर लिखा था। नंबर ऐसे ही लिखा था मैम 22, हाँ 22 लिखा था मैम, हमको याद आ रहा है। तो उसको ही बोला जाता है सीरियल नंबर। तो इनवॉइस के ऊपर एक नंबर लिखा था, डिफरेंट डिफरेंट इनवॉइस पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर होता है, ठीक है मैम। और बताइए मैम, हमको और भी बहुत बातें याद आ रही है, अगर आपने डॉक्यूमेंट की बात बताई दी ना, चलिए हम आपको बताएंगे अब और क्या क्या लिखा था। मैम, हमने जो गुड्स खरीदे थे ना, जो हम होम अप्लायंसेस लेके आए थे ना, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी कि मतलब हमने कौन सा गुड्स खरीदा। और मैम और तो और उनकी क्वांटिटी भी लिखी हुई थी कि हमने कितनी कितनी क्वांटिटी का ख़रीदा। और बताइए मैम, उनकी वैल्यू लिखी हुई थी कि कौन से गुड्स की कितनी वैल्यू है। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी मैम उस डॉक्यूमेंट में, वेरी गुड। और बताइए मैम, वो डॉक्यूमेंट में फिर पता है और क्या लिखा था, हाँ बिल्कुल बताओ। उस डॉक्यूमेंट में मैम लिखा हुआ था टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स, क्या लिखा हुआ था, टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स। और तो मैम उस पर ना जीएसटी भी लगा हुआ था, हमें बहुत अच्छे से याद है, हम लग्जरी होम अप्लायंसेस खरीद के लाए थे, एसी खरीद के लाए थे, हमने देखा उस पर जीएसटी लगा था 28% का, ओ माय गॉड। और तो और मैम हमें बहुत अच्छे से याद है, उस बिल पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, एड्रेस। एड्रेस, इस दुकान वाले भैया का एड्रेस लिखा हुआ था मैम, हमारा भी एड्रेस लिखा हुआ था। और तो और मैम जीएसटी वाले भैया का, आई मीन सॉरी, ये शॉप वाले भैया का जीएसटीएन नंबर भी लिखा हुआ था। इतनी सारी बातें लिखी थी मैम, और लास्ट में साइन हो रखा था, सिग्नेचर हो रखा था। ऐसी कुछ बातें आपने डॉक्यूमेंट पर देखी थी या नहीं देखी थी तो अभी आपके घर में कोई इनवॉइस पड़ा होगा, खोलिए और देखिए, उस पर ये सारी बातें लिखी होंगी। हालांकि मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेयर बातें लिखी है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड बातें लिखी हैं, बातें इससे भी बहुत ज़्यादा होती हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट मैंने आपका माइंड मेकअप तो कर दिया कि हाँ, जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं हम एक डॉक्यूमेंट लाते हैं, उस डॉक्यूमेंट पर ये सारी बातें लिखी होती हैं। बात समझ आई कि नहीं बताइए। जी मैम, बात तो हमको समझ आई। तो इसी डॉक्यूमेंट का नाम तो होता है इनवॉइस। क्या नाम होता है, इनवॉइस। बट हम इसको इनवॉइस जनरल सेंस में बोलते हैं, जनरल लेमिन लैंग्वेज में हम इनवॉइस बोलते रहते हैं। बट इसका पूरा नाम क्या होता है, टैक्स इनवॉइस। जैसे आप सबका नेम होगा तो कभी कभी होता है ना कि आप सबके नेम का भी निक नेम बना दिया जाता है कि नहीं बना दिया जाता है। जी मैम, बिल्कुल बना दिया जाता है, बिल्कुल बना देते हैं घर वाले। अगर आपका कोई बड़ा सा नेम है तो आपको छोटा छोटा नेम उसके आगे के 2-3 वर्ड्स उठा लेते हैं और उसी से आप सबको कॉल करने लगते हैं। तो सिमिलरली इनवॉइस चैप्टर में ये जो इनवॉइस डॉक्यूमेंट है, इसका पूरा नाम क्या है, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्यों है मैम इस चैप्टर का नाम, तो ध्यान से देखो, इस पर टैक्स का रेट लिखा हुआ है, टैक्स का अमाउंट लिखा हुआ है, इसकी वजह से इसको बोला जाता है टैक्स इनवॉइस। मैम अगर यहाँ पर टैक्स नहीं लिखा होता तो क्या हम इसको इनवॉइस नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। अगर यहाँ पर टैक्स का अमाउंट नहीं आ रहा होता तो फिर आप इस डॉक्यूमेंट को टैक्स इनवॉइस नहीं बोलते। मैम फिर क्या बोलते, धीरे धीरे बताएंगे, जल्दी क्या है, आराम से आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, एक एक चीज़ें समझेंगे। चलो जी बच्चों, मुझको बताओ इतनी बातें दिमाग में आई कि नहीं आई। मैम इतनी बातें तो सच्ची बता रहे हैं, एक एक बात समझ आ गई कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो जब भी हम कुछ खरीदते हैं हमको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, उस डॉक्यूमेंट पर मैम इतनी सारी बातें लिखी होती हैं। और इस डॉक्यूमेंट का पूरा नाम होता है टैक्स इनवॉइस, बट प्यार से हम इसको बुलाते हैं इनवॉइस। चलो
अब बात आपने देख ली कि इनवॉइस क्या होता है, ये तो आपने देख लिया। अब मेरे क्वेश्चन का आप सब एक आंसर करिए। आंसर तो खैर मैम हम आपको नहीं कर पाएंगे, फेस टू फेस क्लास में नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने मन में आंसर करोगे तब भी मुझे आंसर यहाँ पर सुनाई दे जाएगा, बिलीव मी। इनवॉइस क्या होता है आप सबको कुछ तो समझ आया। इनवॉइस कौन बनाता होएगा? Who will prepare invoice? इनवॉइस कौन बनाता होगा? क्या आप सभी इनवॉइस बना सकते हो? क्या मैं इनवॉइस बना सकती हूँ? क्या हमारे नेबर इनवॉइस बना सकते हैं? क्या कोई भी पर्सन इनवॉइस बना सकता है? सपोज मेरे पास ये पेन है, मैं इस पेन को बेचना चाहती हूँ, मुझे 8-10 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, मैं ये पेन बेचना चाहती हूँ। मैम 8-10 हज़ार मिल जाएगा? अरे बिल्कुल मिल जाएगा, ब्रांडेड पेन है। इस पेन का आराम से मुझे 10 हज़ार रुपये मिल जाएगा। अगर 8 हज़ार रुपये तो आराम से मिल जाएगा अगर मैं इस पेन को बेचूंगी तो। चलिए जी, मैं इस पेन को बेच रही हूँ, मुझे 8 हज़ार रुपये मिल रहा है। क्या मैं इस पेन का इनवॉइस बनाने के लिए लायक हूँ या नहीं? क्या मैं इस पेन का इनवॉइस बना पाऊँगी या नहीं? आपके घर में आप अभी CA IPCC निकाल दोगे, CA IPCC निकाल के आप CA फाइनल में आ जाओगे, ठीक है। फिर आप देखना आपके पास इतनी ऊंची ऊंची लाइनें लगी होंगी, बुक्स की, रजिस्टर की, रफ बुक की, प्रैक्टिस बुक की, ना जाने किस किस की। तो आप उन सबको बेचोगे ना, बेच दोगे एक दिन किसी कबाड़ी वाले को, किसी को तो बेच दोगे। हालांकि किसी किसी को रखने का शौक होता है, मुझे रखने का बहुत शौक है, मैंने अपनी सारी बुक्स रखी हुई है, मैंने एक सिंगल बुक नहीं बेची। मैंने CA की अपनी एक CPT से लेके फाइनल तक की मेरे पास एक एक नोटबुक है, एक एक प्रैक्टिस बुक है, एक एक रफ बुक है, एक एक जो नोट्स हम अब पेस्ट करते हैं, स्पीकिंग नोट्स वगैरह, वो सब तक रखे हुए हैं। मैंने कुछ भी नहीं सेल किया, पर कुछ स्टूडेंट्स कर देते होंगे जिनको थोड़ा लगता होगा क्या करना है, रख के टेंशन और बढ़ती है, फालतू में रखो। तो चलो अब मैं आपके ऊपर लेती हूँ, आप उस बुक को बेचने की सोचोगे। चलो आपने बेच दिया किसी कबाड़ी वाले को, बेच तो आप रहे हो, कबाड़ी वाले भैया खरीद रहे हैं, तो क्या उन कबाड़ी वाले भैया को आप इनवॉइस इशू करोगे? क्या आप इशू करने के लायक हो? ये सारी बातें हम सीखेंगे। क्या कोई भी पर्सन इनवॉइस इशू कर सकता है? चलो आप गए मॉल में शॉपिंग करने, आपने मॉल में जाके टाइटन का वॉच खरीद लिया, क्या वो मॉल वाले आपको इनवॉइस देंगे? क्या वो मॉल वाले जो हैं वो इस लायक हैं? मॉल में जो टाइटन शोरूम का जो ऑनर है वो आपको इनवॉइस देगा? क्या वो इस लायक है कि वो इनवॉइस इशू कर सके? तो ये सारी बातें सीखेंगे इसमें कि कौन कौन इनवॉइस इशू कर सकता है। चलिए आ जाइए सीखते हैं। सिर्फ माइंड मेकअप कर रहे हैं, एक वर्ड लिखूंगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन। इनवॉइस कौन इश्यू करेगा? ओनली रजिस्टर्ड पर्सन। कौन इनवॉइस इशू करेगा? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही इनवॉइस इशू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही इनवॉइस इशू करेंगे, और वो भी वो वाले रजिस्टर्ड पर्सन इशू करेंगे जो कि टैक्सेबल गुड्स की सेल परचेज कर रहे हैं। कैसे गुड्स की सेल परचेज कर रहे हैं? कैसे गुड्स की सेल कर रहे हैं? टैक्सेबल गुड्स की सेल कर रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं? अब आप एक एक करके देख लो। आप अपने कबाड़ी वाले को अपनी बुक्स बेच रहे हो, क्या आप GST में रजिस्टर्ड हो? नहीं मैम, हम GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप इनवॉइस इश्यू नहीं करोगे। अब आप मॉल वालों को ले लो, मॉल वाले क्या कर रहे थे? टाइटन वाला ऑनर आपको टाइटन की वॉच बेच रहा था, क्या टाइटन वाले GST में रजिस्टर्ड हैं? जी हाँ मैम, GST में वो रजिस्टर्ड होंगे, ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। क्या वो जो वॉच बेच रहे हैं वो टैक्सेबल है? जी ऑब्वियसली है, वॉच एग्जाम्प्ट नहीं है, वॉच कैसी है? टैक्सेबल है, तो उनको GST बनाना, उनको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात तो अब हमको समझ आ गई। चलिए जी, अब देखते हैं आगे। मैम आपने बोला कि अगर कोई रजिस्टर्ड है और वो टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है, कैसी दे रहा है? टैक्सेबल, तभी वो इनवॉइस इशू करेगा, तभी वो इनवॉइस इशू करेगा, अदरवाइज वो इनवॉइस इशू नहीं करेगा। मैम हमारा एक क्वेश्चन, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन एग्जैम्प्ट सप्लाई दे रहा है, कैसी सप्लाई दे रहा है? एग्जैम्प्ट, तो फिर मैम वो इनवॉइस इशू नहीं करेगा। होली इनवॉइस सप्लाई दे रहा है मैम, होली मतलब पूरी पक्की प्योर एग्जाम सप्लाई दे रहा है मैम, वो इनवॉइस इश्यू नहीं करेगा। जी बेटा जी, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अभी ऊपर बताया था ना, इनवॉइस तभी इश्यू होता है जब उसमें टैक्स का कंपोनेंट आ रहा हो। जब उसमें टैक्स का कंपोनेंट नहीं है तो उसमें इनवॉइस भी इश्यू नहीं किया जाएगा। फिर कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा? मैम जल्दी से बता दो, नहीं तो सच्ची बता रहे हैं बहुत टेंशन बढ़ जाती है। सुनो,
फिर डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा बिल ऑफ सप्लाई। बात समझ आई कि नहीं? आपके सामने मैंने अभी दो डॉक्यूमेंट रखे। एक डॉक्यूमेंट रखा जिसको हम इनवॉइस या फिर टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट रखा जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ सप्लाई, एक डॉक्यूमेंट रखा जिसको हम बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं। चलिए जी, लेकिन बिल ऑफ सप्लाई कब इश्यू होता है? जब एग्जाम्ड सप्लाई का केस हो। लेकिन इनवॉइस कब इश्यू होता है? जब टैक्सेबल सप्लाई का केस हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम, पक्की पक्की बात समझ आ रही है। चलो एक बात और अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ। मैम हमारा वो डाउट आ रहा है, जल्दी से आप लिख दो, जो आपके मन में है ना वो हम वही सोच रहे हैं। चलिए मैं लिखती हूँ। मैम हम सोच रहे हैं, आपने कहा अगर आप होली टैक्सेबल सप्लाई में डीलिंग कर रहे हो, होली टैक्सेबल सप्लाई में डील कर रहे हो तो आप टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। फिर आपने कहा अगर आप होली एग्जेम्प्ट सप्लाई में डील कर रहे हो तो फिर आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। लेकिन मैम कोई एक पर्सन है जो थोड़ी सी टैक्सेबल सप्लाई देते हैं और थोड़ी सी एग्जेम्प्ट सप्लाई देते हैं, थोड़ा सा टैक्सेबल कंपोनेंट भी बेच रहे हैं, थोड़ा सा एग्जाम्प्ट भी। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है मैम? सपोज ये कोई शॉप है, ठीक है जी, ये कोई शॉप वाले हैं, ये शॉप वाले मिस्टर एक्स को गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है जी, मिस्टर एक्स को क्या बेच रहे हैं? गुड्स बेच रहे हैं। उन गुड्स में जो शॉप वाले हैं इनका मान लो एक बिग बाजार है। क्या है इन शॉप वाले का? एक बिग बाजार है। आप सबको पता है बिग बाजार में तो सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये शॉप को मैं नाम दे देती हूँ बिग बाजार। अब क्या किया, मिस्टर एक्स ने बिग बाजार से थोड़ा सा तो खरीद लिया, थोड़ा सा तो खरीद लिया खाने पीने की चीज़ें। चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आप सबको मैं पढ़ाऊंगी ये चीज़। जो खुला चावल, खुला आटा, ये सब होता है, इन सब पर जीएसटी नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अनपैक्ड राइस। मिस्टर एक्स ने शॉप वाले से अनपैक्ड राइस खरीदा और एक खरीद लिया ब्रांडेड राइस, एक खरीद लिया मैम पैक्ड ब्रांडेड राइस। तो ये जो अनपैक्ड राइस है इस पर तो जीएसटी लगना बनता नहीं है, ये तो एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन ये जो ब्रांडेड राइस है इस पर जीएसटी लगता है। तो बेसिकली यहाँ पर सिचुएशन क्या आई, एक गुड्स ऐसा है जो कि एग्जाम्प्ट है जीएसटी से और एक गुड ऐसा है जो कि जीएसटी के अंडर में टैक्सेबल है। तो ये जो बिग बाजार वाले हैं, क्या ये दो तरह के डॉक्यूमेंट बनाए? ये पर्टिकुलर के लिए क्या ये बिल ऑफ सप्लाई बनाए और ये पर्टिकुलर ब्रांडेड राइस के लिए टैक्सेबल इनवॉइस बनाए? ये बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ऐसी कोई कहीं पे लॉ मेकर ने मना नहीं किया। बट इनको एक फैसिलिटी जरूर दे रखी है कि जब भी ये टैक्सेबल सप्लाईज के साथ साथ एग्जेम्प्ट सप्लाई भी दे रहे हैं, मिक्स दे रहे हैं। देखो अगर दोनों चीज़ें अलग अलग जा रही हैं, पूरी तरह से अलग अलग कस्टमर को डीलिंग हो रही है, तब तो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट ही बनेगा, ठीक है जी। लेकिन एक ही पर्सन को आप एग्जाम्प्ट भी दे रहे हो, उसी पर्सन को आप टैक्सेबल भी दे रहे हो, तो आप चाहो तो आपके पास एक फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी के थ्रू आप एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो, आप एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बना सकते हो। उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। मैं बिल ऑफ सप्लाई को यहाँ पर BOS लिख रही हूँ इन शॉर्ट्स। तो आप क्या बना सकते हो, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई आप सभी बना सकते हो। बात समझ आई कि नहीं बताइए? जी मैम, अब हमको पक्की पक्की बात समझ आ रही है कि टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट का कॉन्सेप्ट है। तो जो इनवॉइस बनेगा उस इनवॉइस का नाम है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। चलिए जी, इतनी बातें समझ आई कि नहीं? मैम इतनी बातें तो समझ आ गई कि जो इनवॉइस बनाएगा वो एक रजिस्टर्ड पर्सन बनाएगा। जी हाँ, अब रजिस्टर्ड पर्सन भी इनवॉइस तब बनाएगा जब वो टैक्सेबल सप्लाई दे रहा होगा। जी हाँ, रजिस्टर्ड पर्सन अगर टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं तो वो इनवॉइस बनाएंगे, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन एग्जाम्प्ट सप्लाई दे रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट सप्लाई दे रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। चलो अब मैम एक डाउट अराइज हो गया, बढ़िया डाउट अराइज हुआ है, सच्ची बता रहे हैं मैम। जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं मैम वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन, जी बिल्कुल, एक होते हैं मैम जो स्कीम के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। कंपोजिशन स्कीम की बात करें तो मैम कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं। एक मैम होते हैं कंसेशनल स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं। ये दोनों स्कीम मैंने आपको पढ़ा रखी है, ठीक है जी। जी मैम, तो जो नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं और कुछ होते हैं कंपोजिशन या फिर कंसेशनल स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं, जी बिल्कुल।
तो मैम क्या ये दोनों तरह के रजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस बनाने के हकदार हैं? चलो, ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी, आप सबसे लूंगी। आप सबसे आंसर लेके आप ही को परोस दूंगी, आप सबकी नॉलेज निकाल के आप ही के हाथ में दे दूंगी। अभी देखिएगा कैसे, बस मैसेज करते रहिएगा साथ साथ, ताकि मुझे लगे आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हो। ठीक है जी मैम, बिल्कुल सही बात। ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है जी, ये दो तरह के होते हैं। एक हो सकते हैं नॉर्मली जो रजिस्टर्ड होते हैं, जिनकी टर्नओवर 10, 20, 40 क्रॉस हो जाती है, या कंपलसरी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या फिर वॉलेंट्री भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और कुछ होते हैं जो कि कंपोजिशन और कंसेशनल स्कीम के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। आप सबको मैंने पढ़ाया था, जब कंपोजिशन स्कीम पढ़ाया था तो कंपोजिशन स्कीम में मैंने क्लियर कट कहा था कि जो सप्लायर होते हैं वो कभी भी रेसिपिएंट पर टैक्स नहीं इम्पोज करते, रेसिपिएंट से टैक्स वसूल नहीं करते। उनको टैक्स के बहुत डिफरेंट, बहुत नॉमिनल से रेट दिए गए होते हैं, वो उस टैक्स को अपनी पॉकेट से निकाल के रेसिपिएंट को दे देते हैं, जय माता दी बोल देते हैं। ठीक है जी मैम। तो बेसिकली उनके पास क्या राइट है कि वो डॉक्यूमेंट पर टैक्स का अमाउंट लिख के रेसिपिएंट से कलेक्ट कर सकें? नो मैम, उनके पास तो ऐसा कोई राइट ही नहीं है। वेरी गुड। जब उनके पास राइट नहीं है, दैट मीन्स वो टैक्स का अमाउंट डॉक्यूमेंट पर नहीं लिखेंगे। और जब टैक्स का अमाउंट डॉक्यूमेंट पर नहीं लिखेंगे तो उस केस में टैक्स इनवॉइस बनाए ही नहीं सकते, क्योंकि टैक्स इनवॉइस का मतलब ही होता है कि डॉक्यूमेंट पर टैक्स का अमाउंट लिखा हो। लेकिन कंपोजिशन वाले तो इनवॉइस डॉक्यूमेंट पर टैक्स का अमाउंट लिखेंगे ही नहीं, तो वो टैक्स इनवॉइस तो बना सकते ही नहीं। तो बताइए क्या बनाएंगे मैम? तब तो इसका मतलब वो भी बिल ऑफ सप्लाई ही बनाएंगे ना जी। बिल्कुल। कंपोजिशन स्कीम वाले क्या बनाएंगे? कंपोजिशन स्कीम वाले भी बिल ऑफ सप्लाई ही बनाएंगे। ठीक है मैम, अब हमको बात पक्की समझ आ गई कि कंपोजिशन वाले जो भैया जी होते हैं ना, वो तो जीएसटी में मैम रजिस्टर्ड तो होते हैं, बट उनको तो टैक्स लगाने का कोई राइट ही नहीं होता। जब उनको टैक्स लगाने का राइट नहीं होता तो फिर वो टैक्स इनवॉइस कहाँ से बना लेंगे? वो टैक्स इनवॉइस बनाए ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें क्या बनाना पड़ेगा? बिल ऑफ सप्लाई। चलो, एक डाउट और आ रहा है मैम, सच्ची बता रहे हैं, एक डाउट और आ रहा है, उसको और क्लियर कर दो, फिर आप भले ही आगे बढ़ जाना, पर उससे पहले मत बढ़ना। देख लीजिए, मैसेज कर करके परेशान कर देंगे, नहीं तो मुझे पता है मैं आगे खुद ही नहीं बढ़ूंगी। मुझे पता है ना, एक भी पॉइंट अगर यहाँ गलती से मैंने आप सबसे डिस्कस नहीं किया, जो कि जनरली माइंड में आता होगा, ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ, एक के में नहीं आएगा, दूसरे के में आ जाएगा, दूसरे के में नहीं आएगा, तीसरे में आ जाएगा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी न किसी के माइंड में तो आ जाएगा। तो मैं अजम्पशन ले लेके खुद ही सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। बाई चांस नहीं किए तो मुझे पता है उसी दिन व्हाट्सएप एकदम से भर जाता है। चलिए, अब ये जो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, ये हो सकता है मैम अंडर एनसीएम टैक्स भर रहे हो और अंडर आरसीएम टैक्स भर रहे हो सकता है ना। सपोज करो मैम, ये नॉर्मली मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया क्योंकि इनकी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई थी। ठीक है जी, जब इनकी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई थी तो ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और सपोज मैम ये एनसीएम इनके ऊपर अप्लाई होता है, ये खुद ही टैक्स भरते हैं, सारा काम खुद ही करते हैं, तब तो ये इनवॉइस भी खुद ही बनाएंगे कि नहीं? जी मैम, बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन आप सबको पता है कि आरसीएम की सिचुएशन में सप्लायर को कोई काम नहीं करना होता, रेसिपिएंट ही सारे कंप्लायंसेस पूरे करता है, रेसिपिएंट ही टैक्स भरता है, रेसिपिएंट ही टैक्स की कंपटीशन करता है। सारे काम आरसीएम के अंदर कौन करता है? रेसिपिएंट करता है। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन पर आरसीएम लग गया, तो आप सबको मैंने पढ़ाया था सेक्शन 9 में कि फिर उन पर्सन को जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। दैट मीन्स वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड तो हो गए। अब एक बार जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए तो फिर वो टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए भी काबिल हो गए। तो अगर कोई रेसिपिएंट है अंडर आरसीएम, रेसिपिएंट इनवॉइस बनाएगा। लेकिन अगर हम एनसीएम की बात करें तो फिर कौन इनवॉइस बनाएगा? मैम, सप्लायर इनवॉइस बनाएगा। कौन इनवॉइस बनाएगा? सप्लायर, क्योंकि सारे कंप्लायंसेस सप्लायर ही पूरे करता है। लेकिन मैम अगर आरसीएम की बात करें तो सारे कंप्लायंसेस कौन पूरे करता है? सारे कंप्लायंसेस रेसिपिएंट पूरे करता है। और इनवॉइस कौन बनाएगा? इनवॉइस भी मैम रेसिपिएंट ही बनाएगा।
जोर से बोल लो जय माता दी, एक बार सारे बोल लो जय माता दी। चलो बोला करो, फिर देखो माइंड में कितनी एनर्जी आएगी, चीज़ें सारी आपको याद रह जाएंगी। पक्की पक्की बात है, बट थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। भगवान जी भी उसी को सहारा देते हैं, उसी की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करना चाहता हो। जो अपने को पहले खुद को आप सपोर्ट करो, तब भगवान जी आपको और अच्छे से ब्लेसिंग्स देंगे, बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। बट आप सबको इनिशिएटिव तो खुद ही लेना पड़ेगा ना। ठीक है मैम, तो देखो एक बार अब तक का रिवाइज करा देती हूँ। आप सबको पता है कि इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है एक रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। एक रजिस्टर्ड पर्सन उसको तब इशू करता है जब वो टैक्सेबल सप्लाई दे रहा हो, यानी कि एग्जाम सप्लाई देते हैं तो इनवॉइस इशू नहीं होता, तब बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है। कोई कंपोजिट स्कीम में रजिस्टर्ड है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा। अगर कोई टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई दे रहा है तो उस केस में मैम इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाएगा। अगर मैम हम बात करें कि कोई पर्सन रजिस्टर्ड है, ठीक है जी, और मैम वो अंडर एनसीएम टैक्स भरने के लायक है। एनसीएम में टैक्स कौन भरता है? सप्लायर भरता है, तो इनवॉइस सप्लायर बनाएगा। लेकिन आरसीएम की बात करें तो मैम सारे कंप्लायंसेस पूरे करने का राइट किसको होता है? रेसिपिएंट को होता है। दैट मीन्स इनवॉइस कौन बनाएगा? रेसिपिएंट बनाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम समझ आ रही है। अब मैम आपने एक लाइन बोली थी, हमें वो भी याद आ रहा है स्टार्टिंग में कि कोई शॉप वाला वाइट इनवॉइस देता है, कोई पिंक देता है, कोई ग्रीन देता है, कोई ब्लू देता है, कोई स्काई देता है, सब डिफरेंट डिफरेंट कलर के इनवॉइस देते हैं। आप क्या बोलना चाहते थे उस लाइन से? हमने तो बड़ा मजाक में ले लिया था, बट आप बोलना क्या चाहते थे उस लाइन से, ये तो बताओ। सुनो, मेरे कहने का मतलब ये था कि इनवॉइस का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। इनवॉइस का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, कोई इनवॉइस का फिक्स कलर नहीं होता। आप चाहो जिस फॉर्मेट में इनवॉइस बनाओ, आप चाहे जिस कलर का इनवॉइस बनाओ, आप कैसा भी इनवॉइस बनाओ, बस इनवॉइस के अंदर ये जो पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, ये सभी पर्टिकुलर्स लिखना क्या होता है? ये सभी पर्टिकुलर्स लिखना होता है मैंडेटरी। यानी कि ये जो पर्टिकुलर्स हैं, पर्टिकुलर्स तो मैंडेटरी होते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट मैंडेटरी नहीं होता। देयर इज नो फिक्स फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस, बट जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। चलिए जी, आई होप आपको इतनी बातें बढ़िया तरीके से समझ आई होंगी। आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। जी मैम, सब कुछ कर लिया। तो फिर चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप सबको मुझे एक बात बतानी है, बहुत ही बढ़िया बात है और बड़ी ही सुंदर बात है, मज़ा ही आ जाएगा पढ़ के। यहाँ पर एक वर्ड मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया था, एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट का मतलब क्या होता है आप सबको भी पता है। अगर मैं बात करूँ होली एग्जैम्प्ट सप्लाई की तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई की मैं बात करूँ तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। नील रेट सप्लाई की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। यानी कि इन सब पर जीएसटी नहीं लगता। ये जो नॉन टैक्सेबल है ये जीएसटी की दुनिया से बाहर है। होली हॉर्न सप्लाई जो है ये जीएसटी की दुनिया के अंदर तो है, बट इनको एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के द्वारा जीएसटी से छूट दे दी गई है। सिमिलरली नील रेट पर 0 रेट का टैक्स लगता है, तो इस वजह से इन तीनों को बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना होता है। चलिए जी, आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं। आपने मेरे कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए मैम? हमने आपको बताया कि इनवॉइस क्या होता है, फिर हमने आपको बताया कि इनवॉइस कौन इशू करता है। अब मैम थर्ड क्वेश्चन आप हमसे पूछिए और फिर हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि इनवॉइस कब इशू होता है। इनवॉइस कब इशू होता है? चलिए जी, क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इनवॉइस कब इशू होता है। मैम इनवॉइस कब इशू होता होगा, ये बात तो आप हमको पहले सिखाओ तभी हम बताएंगे, ऐसे तो हम नहीं बता पाएंगे। देखो, इसी पे तो पूरा चैप्टर टिका हुआ है, इतनी सी बात पे ही तो पूरा चैप्टर टिका हुआ है कि इनवॉइस कब इशू होगा, पूरा चैप्टर टिका हुआ है। सेक्शन नंबर 31 यही बातें बताएगा आपको कि इनवॉइस कब इशू होगा। स्टिल मैं आप सबको एक थोड़ा सा आइडिया दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन पुट किया है तो क्वेश्चन को छोड़ के तो मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। चैप्टर में क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा बेस बना के यहाँ समझ लेते हैं, बढ़िया लगेगा, मज़ा ही आ जाएगा। सपोज करो ये है मिस्टर एक्स,
ठीक है। मिस्टर एक्स एक दुकान के मालिक हैं, एक शॉप के ऑनर हैं। ये है मिस्टर वाई, ठीक है जी। ये मिस्टर वाई एक इंडिविजुअल है, इनको कुछ सामान खरीदना था, इन्होंने मिस्टर एक्स की दुकान से खरीद लिया, ठीक है जी मैम, खरीद लिया। इन्होंने क्या खरीदा मैम? इन्होंने ना एक फ़ोन खरीदा। क्या खरीदा? फ़ोन खरीदा। क्या खरीदा? फ़ोन खरीदा। अब बात आती है कि इनवॉइस कब बनाए। देखो हुआ क्या होगा, सबसे पहले सपोज करो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स की शॉप पर आए थे, 1 जनवरी का दिन था, न्यू ईयर का दिन था, फ़ोन खरीदने आए थे। इनको मैम फ़ोन पसंद भी आ गया, पर फ़ोन मिस्टर एक्स की शॉप पर अवेलेबल नहीं था। फ़ोन मिस्टर एक्स की शॉप पर अवेलेबल नहीं था, बट मैम इनको पसंद तो आ गया था, जिसकी वजह से मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया और कहा कि ये फ़ोन जैसे ही आपकी शॉप पर आ जाए प्लीज़ मेरे को इसकी डिलीवरी करा देना, ठीक है जी। मान लो 5 जनवरी को मिस्टर वाई की दुकान पर ये फ़ोन अवेलेबल हो गया। मिस्टर वाई की दुकान पर ये फ़ोन अवेलेबल हो गया। 7 जनवरी को ये जो फ़ोन है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के घर पर डिस्पैच कर दिया, ठीक है जी मैम, बिल्कुल सही बात। अब बात आती है कि इतनी सारी डेट्स में से इनवॉइस कब बनाया जाए, इतनी सारी डेट्स हैं आप सबके सामने, इनवॉइस कब बनाया जाए। हालांकि और भी डेट्स आएंगी, मैंने यहाँ पर कमी लिखी है, अभी तो हो सकता है एक डेट वो भी आएगी जिस दिन पेमेंट की गई हो। सपोज हमारे केस में मान लो अग्रीमेंट और पेमेंट सेम डेट पर ही हो गया था। चलो, तो इसमें अब आप सब मुझे बताइए कि इनवॉइस कब बनेगा। इनवॉइस 1 जन को बनना चाहिए, इनवॉइस 5 जन को बनना चाहिए, या फिर इनवॉइस 7 जन को बनना चाहिए। सोचिए, माइंड लगाइए। चलिए जी, कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा, कुछ का नहीं आया होगा। अब मेरी बात सुनिए, लॉ में मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी नहीं पढ़ा रही हूँ कुछ भी, लॉ जब पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगी, कि वहाँ पर आप देखोगे आपको पता लगेगा गुड्स के केस में जो इनवॉइस है वो हमेशा इश्यू हो जाएगा ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स, ऑन और बिफोर डिस्पैच ऑफ द गुड्स। यानी कि डिस्पैच जिस दिन हो रहा है, डिस्पैच किस दिन हो रहा है? 7 जनवरी को। तो 7 जनवरी आपकी लास्ट डेट होगी इनवॉइस को इशू करने की। आप चाहो तो 7 जनवरी को इशू करो, आप चाहो तो 7 जनवरी से पहले कभी भी इनवॉइस इशू कर सकते हो, बट आफ्टर 7th of Jan यू कांट इशू इनवॉइस। लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला है कि जो लास्ट डेट है वो क्या होगी? ऑन और बिफोर डिस्पैच ऑफ द गुड्स। गुड्स कब डिस्पैच हो रहा है हमारे केस में मैम? 7th जैन को। तो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या रहेगी मैम? 7th जैन। क्या मैम हम इससे पहले कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैम हम 7 जैन को इनवॉइस इशू कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैम हम आफ्टर 7 जैन इशू कर सकते हैं? नो जी, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए इतनी बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, हमको इतनी बात समझ आई। ये तो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया था गुड्स का केस, कि आप जो इनवॉइस है उसको ऑन डेट भी इशू कर सकते हो। जी मैम, आप इनवॉइस को बिफोर भी इशू कर सकते हो। ऑन डेट मतलब डिलीवरी की डेट पर इशू कर सकते हो, बिफोर डिलीवरी की डेट भी इशू कर सकते हो। आप उसी इनवॉइस को अगर आफ्टर इशू करना चाहते हो, आफ्टर डिलीवरी, तो आप इशू नहीं कर सकते हो। चलो, अब करते हैं हम बातें सर्विस की। बहुत कर ली इनवॉइस की, अब करेंगे सर्विस की बातें। सर्विस की अगर मैं बात करूं तो ये है मिस्टर एक्स, ठीक है जी, पहले की तरह ही बिल्कुल लेते हैं। ये है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है मैम। ये जो सर्विस प्रोवाइड की गई है, ये सर्विस सपोज करो 5th जैन को प्रोवाइड की जा रही है। कब की जा रही है? 5th जैन को प्रोवाइड की जा रही है। सपोज मिस्टर वाई थे, मिस्टर वाई का जो एसी था वो ख़राब हो गया, उस एसी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना था। मिस्टर एक्स ने अपना एक एम्प्लॉय भेज दिया, अपना एक वर्कर भेज दिया, जो कि मिस्टर वाई के घर पर 5th जैन को एसी रिपेयर करके आ गया। तो लॉ मेकर ने बोला अगर बात सर्विस की है, तो इनवॉइस बनाने के लिए डिफरेंट डेट्स अवेलेबल रहेंगी। यानी कि आप चाहो तो ऑन
ऑन द डेट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस भी इनवॉइस इशू कर सकते हो, मतलब कि जिस दिन सर्विस को आप डिलीवर कर रहे हो, जिस दिन सर्विस को आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप उस दिन भी इनवॉइस इशू कर सकते हो। यस। क्या मैम हम 5 जन से पहले इनवॉइस इशू कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो। सर्विस के केस में आप सर्विस को डिलीवर करने से पहले, आई मीन प्रोवाइड करने से पहले भी इनवॉइस इशू कर सकते हो। जी मैम बिल्कुल। यही बातें तो मैम गुड्स में पढ़ी थी, और क्या हमने अलग पढ़ा था? यही तो सब पढ़ रहे हैं जब से गुड्स में भी। अब बात आती है, क्या आप 5th जन के बाद भी इनवॉइस इशू कर सकते हो? ये यहाँ पर डिफरेंट है, ये बात यहाँ पर डिफरेंट है। क्या आप सर्विस के केस में सर्विसेज डिलीवर करने के बाद भी इनवॉइस इशू कर सकते हो? तो आंसर इज यस। जी बिल्कुल कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होगी मैम? कितना बाद तक कर सकते हैं? क्या 5 जन के बाद कभी भी करें? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, कितने भी टाइम बाद करें, कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत टेंशन है। आपको मैक्सिमम 30 और 45 डेज मिलेगा। किसी केस में 30 डेज, किसी केस में 45 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। बट ये जो 30 और 45 का केस है, ये हर केसेस में अवेलेबल नहीं है। ये जो आपको आफ्टर की परमिशन मिल रही है कि जी हाँ बिल्कुल आप आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज भी इनवॉइस इशू कर सकते हो, ये सभी के केस में नहीं है। ये सभी के केस में नहीं है, कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस के केस में है। बैंकिंग कंपनी इस फैसिलिटी को एक्सेप्ट कर सकती है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, इनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ मिस्टर एक्स की, जो कि ना तो बैंकिंग कंपनी है, ना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और ना ही इंश्योरेंस कंपनी है, तो मिस्टर एक्स हमारे एक्सेप्शन में कवर नहीं होते। दैट मीन्स लास्ट डेट क्या होगी? लास्ट डेट विल बी 5th जन। लास्ट डेट क्या होगी? 5th जन। मिस्टर एक्स को 5 जनवरी तक इनवॉइस इशू करना होगा। ये चाहे तो उसके पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर एक्स अगर कोई बैंकिंग कंपनी होते, फिर इनको कोई सर्विस दे रहे होते, उस केस में इनके पास जो टाइम लिमिट आती वो कितनी आ जाती? 30 और 45 डेज के बाद भी ये कर सकते थे। यानी कि 5 जन में 30 डेज, और कहीं कहीं मैं आपको पढ़ाऊंगी 45 डेज भी आप एक्सटेंड कर सकते हो इनवॉइस इशू करने के लिए। चलो जी, इतनी बात समझ आई कि नहीं? बताइए जी मैम, इतनी बात समझ हमको आ गई बढ़िया तरीके से। तो बताइए मैंने क्या पढ़ाया? मैम आपने पढ़ाया हमको कि गुड्स के केस में जो इनवॉइस इशू होता है वो ऑन होता है और बिफोर होता है, लेकिन सर्विस के केस में ऑन होता है, बिफोर होता है, कहीं कहीं आफ्टर भी होता है। जैसे बैंकिंग के केस में हो जाएगा, इंश्योरेंस के केस में हो जाएगा, और मैम एनबीएफसी के केस में हो जाएगा। हम पढ़ेंगे मैम, ये कुछ एक्सेप्शन है, आपने बोला है हम पढ़ लेंगे, तो हमें विश्वास है हम पढ़ लेंगे। ठीक है जी। और मैक्सिमम कितने दिन कर सकते हो आफ्टर डिलीवरी? मैम 30 और 40 डेज के अंदर अंदर हमको इनवॉइस इशू करना होगा। कहीं पर ये 30 डेज होगा और कहीं पर ये 45 डेज होगा। चलिए जी, कितने क्वेश्चन के आंसर्स हो गए मैम? एक तो हो गया व्हाट इज इनवॉइस, एक हो गया हु का आंसर भी हमें मिल गया कि इनवॉइस कौन इशू करेगा, एक हमको आंसर मिल गया व्हेन कि कब इनवॉइस इशू होगा। एक और हमारा क्वेश्चन बचता है हाउ इनवॉइस कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? इनवॉइस कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? तो देखिए जी, देखिए इनवॉइस आप ऑफलाइन भी बना सकते हो, आई मीन फिजिकल फॉर्म में भी बन सकता है और ई फॉर्म में भी बन सकता है। आप फिजिकल फॉर्म में भी बना सकते हो और आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बना सकते हो। ठीक है जी। आप अपना कंप्यूटर में डेटा इकट्ठा करके आप कंप्यूटर में भी इनवॉइस अपना रेज कर सकते हो। आप फिजिकल अपने कस्टमर को बनाना चाहते हो तो फिजिकल भी इनवॉइस बना के दे सकते हो। तो इनवॉइस बेसिकली हमारा फिजिकल भी बनता है और ई मोड में भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। दूसरी बात, आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि जो इनवॉइस है इसका कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है। देयर इज नो सर्टेन फॉर्मेट टू प्रिपेयर द इनवॉइस। कोई भी फॉर्मेट फिक्स नहीं है, लेकिन मैम कुछ सर्टेन पर्टिकुलर्स हैं, वो पर्टिकुलर्स क्या हैं? वो पर्टिकुलर्स मैम फिक्स हैं। ठीक है जी। अब एक और बात आती है कि जो इनवॉइस बनता है, इनवॉइस जो बनता है उसमें बनाने का जो मैनर होता है, आई मीन कितनी कॉपीज बनेंगी इनवॉइस की।
चलो अब बात आती है कि इनवॉइस की कितनी कॉपीज बनेंगी। अगर गुड्स की बात करूं मैं, गुड्स की, तो इनवॉइस की 3 कॉपी बनेंगी। कितनी कॉपी बनेंगी? 3। लेकिन अगर मैं बात करूं सर्विस की, तो इनवॉइस की कितनी कॉपीज बनेंगी? 2 कॉपी बनेंगी। कितनी कॉपी बनेंगी? 2 कॉपी। गुड्स के केस में 3 कॉपी क्यों और सर्विस के केस में 2 कॉपी क्यों मैम? ऐसा डिफरेंस क्यों, ऐसा पार्शियलिटी क्यों, इतना भेदभाव क्यों हो रहा है इनके साथ? तो सुनो, देखो, गुड्स के केस में 3 पर्सन हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। एक तो इन्वॉल्व होते हैं सप्लायर, एक इन्वॉल्व होते हैं रेसिपिएंट, और समटाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टर। यस और नो बताइए। जी मैम, बिल्कुल पक्की बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। गुड्स के केस में 3 पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये दोनों तो मैम हमेशा होंगे ही होंगे, ये दोनों तो होंगे ही होंगे, बट समटाइम ट्रांसपोर्टर भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं सर्विस की बात करूं तो बताइए मैक्सिमम कितने पर्सन इन्वॉल्व होंगे मैम? 2। कौन कौन? सप्लायर एंड रिसिपिएंट। क्या आप कभी सर्विसेज का ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हो? सर्विसेज ट्रांसपोर्ट भी की जाती है क्या? कभी सर्विसेज रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस को आप ट्रक में रख के मिस्टर एक्स तो मिस्टर वाई के घर पर भेजेंगे? नो मैम, कभी नहीं भेजेंगे। इसलिए यहाँ पर 2 ही इनवॉइस की ज़रूरत पड़ेगी, आई मीन 2 ही कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बट इन केस ऑफ गुड्स 3 कॉपीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी। चलो मैम, उन 3 कॉपीज़ के क्या क्या नाम होते होंगे? तो सुनो, एक बनेगी ओरिजिनल कॉपी, एक बनेगी डुप्लीकेट कॉपी। लिखते जा रहे हो ना, साथ साथ लिख लेना ये सब। डुप्लीकेट कॉपी, एक बनेगी ट्रिप्लीकेट कॉपी, एक बनेगी ट्रिप्लीकेट कॉपी। मेरा बस चले तो मैं पूरा चैप्टर आपको इसी सीक्वेंस में ऐसे ही लिखा लिखा के पढ़ाती चली जाऊं। इसी तरह से हम पढ़ लें, बुक खोले भी ना, फिर देखिए कितना मज़ा आएगा। लेकिन होगा क्या ना कि मैं आपको एक लिखे हुए नोट्स भी दूंगी, फिर मैं इस तरह से सीक्वेंस में पूरा चैप्टर अपने मन से आपको पढ़ा दूंगी। तो फिर नोट्स आप खुद से घर पे पढ़ोगे तो मे बी आपको समझ इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि नोट्स को बनाने की अपनी एक कला होती है, सबकी अपनी एक आर्ट होती है। मैंने नोट्स इस सीक्वेंस में बनाए हैं सो दैट आप उसको बहुत अच्छे से ग्रिप कर जाओ, आपके माइंड में फिक्स हो जाए। बट वो फिक्स तब होगा जब मैं उसको एक बार आपको दिखा दूंगी कि इसको पढ़ना कैसे है। तो इसीलिए जब हम अपना इस तरह से थोड़ा सा बेस बना लेंगे, हम उन्हीं नोट्स के थ्रू अपना चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। मैं इसी तरह से पूरा नहीं कराऊंगी, डोंट वरी। मे बी आपको लग रहा हो कि मैम नोट्स क्यों नहीं फॉलो करा रहे हो, पहले एक बार माइंड मेकअप हो जाए फिर हम नोट्स पे बढ़ जाएंगे। इवन मुझे अच्छा लगता है कि मैं पूरा ही आपको इसी तरह से पढ़ाती चली जाऊँ, बट मुझे पता है कि फिर थोड़ा सा आपको इश्यू आ सकता है नोट्स को खुद से सेल्फ रीड करने में। तो हम पहले नोट्स को भी साथ साथ कंसिडर करेंगे, पर अभी नहीं, अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलो, डुप्लीकेट कॉपी, ओरिजिनल कॉपी एंड ट्रिप्लीकेट कॉपी। जो ओरिजिनल कॉपी होती है इनवॉइस की, जो ओरिजिनल कॉपी होती है इनवॉइस की, बताइए किस पर जाएगी? ओरिजिनल कॉपी जाएगी सप्लायर के, सॉरी, ओरिजिनल कॉपी जाती है रेसिपिएंट के पास। किसके पास जाती है? रेसिपिएंट के पास जाती है ओरिजिनल कॉपी। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात समझ आ गई। डुप्लीकेट कॉपी जाएगी आपकी ट्रांसपोर्टर के पास। डुप्लीकेट कॉपी किसके पास जाएगी? ट्रांसपोर्टर के पास। और ट्रिप्लीकेट कॉपी जाती है सप्लायर के पास। ट्रिप्लीकेट कॉपी जाती है सप्लायर के पास। एमसीक्यू में आ जाए तो याद रख लेना, लिख के आ जाना। ठीक है मैम, चलिए जी, आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। सर्विस के केस में अब आप सब आंसर कीजिए, बताइए मुझको, ओरिजिनल कॉपी किसके पास जाएगी? मैम रेसिपिएंट के पास। और डुप्लीकेट कॉपी किसके पास जाएगी? सप्लायर के पास। ट्रिप्लीकेट कॉपी किसके पास जाएगी? बताओ मैम, कहाँ से बताएं? ट्रिप्लीकेट तो बनती नहीं। वेरी गुड। चलो, इतनी बातें समझ आएंगी नहीं? जी मैम, इतनी बातें समझ आ गई। इतनी बातें समझ आने के बाद आप सबको पता लगा कि इनवॉइस तो बन गया जी। इनवॉइस के बेसिस पर क्या भरी जाएगी? रिटर्न के चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जब इनवॉइस बन जाएगा तो इनवॉइस के सहारे रिटर्न भर दी जाती है। हालांकि इनवॉइस सिखाऊंगी, इनवॉइस के बाद हम सीखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ये पूरी एक सीक्वेंस चलेगी, पहले इनवॉइस करेंगे फिर हम सीखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि इनवॉइस के बाद आप टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ोगे, टाइम ऑफ सप्लाई के बाद हम अदर चैप्टर आगे उठा लेंगे। ये दोनों चैप्टर कभी भी आगे पीछे नहीं करते, पहले इनवॉइस पढ़ते हैं हमेशा, फिर टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। चलो, अब आ जाइए हैंड रिटन नोट्स पर। बहुत बढ़िया। पता है कितनी मेहनत लगी होती है, मैं तो बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि मैम क्यों बोलते हो, इसीलिए बोलती हूँ कि इनको छोड़ मत देना।
ये सबसे बेस्ट है। बुक का कंटेंट मैं कितना भी आपको टाइप कर करके दे दूँ, कितना भी ICAI दे दे, ICMAI दे दे, कोई भी दे दे, बट जो हैंड से लिखी बातें होती है ना, वो बचपन से हमें समझ आ रही होती हैं और वही बातें हमको बहुत जल्दी समझ आती हैं। हमारी उनसे अटैचमेंट थोड़ी अलग ही होती है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स देती हूँ, अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा देती हूँ। और फेस टू फेस बच्चे इस बात को जानते हैं कि मैं कितना नोट कराती थी क्लास में, कितनी नोटिंग कराती थी। समटाइम्स तो मैं नोट्स ना लिख के बोलती थी नोट करो, चलो मैं लिख रही हूँ आप भी लिखो, उसमें एक अलग ही मज़ा है। ठीक है जी। लिखते टाइम जो हमारे माइंड में चीज़ें जाती हैं, हमारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे चली जाती हैं और हमको पता भी नहीं चलता और हमें चीज़ें रिटेन हो जाती हैं। चलिए अब हम करेंगे यहाँ से ये टॉपिक फाइनली अब स्टार्ट। आई होप माइंड मेकअप बहुत बढ़िया बना था। एक बार रिवाइज करेंगे। इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, जो कि GST में रजिस्टर्ड होते हैं, जो कि टैक्सेबल सप्लाई दे रहे होते हैं। अगर वो एग्जाम सप्लाई देंगे तो उनके द्वारा कोई भी इनवॉइस इशू नहीं किया जाएगा। फिर उनके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा उस डॉक्यूमेंट को हम बिल ऑफ सप्लाई बोलेंगे। अगर हम बात करें कंपोजिट डीलर की, तो कंपोजिट डीलर्स जो होते हैं वो क्या इशू करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई इशू कर देते हैं। अगर हम बात करें कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि बिल एग्जाम सप्लाई भी दे रहा है प्लस टैक्सेबल सप्लाई भी दे रहा है, तो फिर वो इनवॉइस इशू नहीं करेगा, वो एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा। उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। फिर हमने बातें की थी अगर कोई पर्सन GST में रजिस्टर्ड है, वो NCM में है, तो फिर जो सप्लायर है वही इनवॉइस बनाएंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन एज अ RCM मतलब टैक्स वगैरह भर रहे हैं, तो उस केस में इनवॉइस किसको बनाने का राइट मिलेगा, रेसिपिएंट को बनाने का राइट मिलेगा। इतनी बातें करने के बाद हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया था वो हमने किया था कि इनवॉइस कब बनाया जाएगा। उस केस में हमने पढ़ा था कि जो इनवॉइस है वो हमेशा गुड्स के केस में ऑन और बिफोर बनाया जाता है, सर्विस के केस में ऑन और बिफोर बनता है, बट सम केस आफ्टर भी बन सकता है। और आफ्टर कितना, मैक्सिमम 30 डेज और 45 डेज बनता है। ठीक है जी। फिर हमने करा था कि कैसे बनता है, तो जी इलेक्ट्रॉनिकली भी आप बना सकते हो, आप फिजिकली भी बना सकते हो, ऑन पेपर भी बना सकते हो, अपने सिस्टम में भी बना सकते हो। इनवॉइस की कितनी कॉपी बनती है, कहीं पे 2, कहीं पे 3, गुड्स के केस में 3, सर्विस के केस में 2। कौन कौन सी 3, ओरिजिनल, डुप्लीकेट एंड, बताओ जी बताओ, ओरिजिनल, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। ओरिजिनल जाती है रेसिपिएंट को, डुप्लीकेट जाती है ट्रांसपोर्टर को, ट्रिप्लीकेट जाती है सप्लायर को। बट इन केस ऑफ सर्विस ओनली 2 कॉपी बनती है, डुप्लीकेट एंड ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। ओरिजिनल जाती है रेसिपिएंट को एंड डुप्लीकेट जाती है सप्लायर को। बात समझ आई कि नहीं। फिर एक बात और बताई थी कि इनवॉइस का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, बट देयर आर सर्टेन पर्टिकुलर जो कि फिक्स होते हैं और आपको इनवॉइस पर लिखने ही होते हैं। चलो अब बताओ मेरे को क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। पूरे 52 मिनट्स दिए मैंने इस बेस को समझाने में, आपका बेस बनाने में। आप देखना इनवॉइस चैप्टर में आप कितनी बढ़िया तरीके से अभी PhD करोगे। 2 से 3 घंटे में देखना आप कितनी अच्छी इसके ऊपर कमांड ले आओगे, क्योंकि जो बेस आपका बनाया है ना, ये बेस ही सब कुछ है जो कि आपको पूरा इनवॉइस चैप्टर अब एकदम से झटके में करा दिया जाएगा। चलिए जी, चलिए आ जाइए जी, आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं जी। और क्या मैम, बिल्कुल बिल्कुल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। हंसना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। देखो फिर से बता दे रही हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसते रहोगे माइंड एक्टिव रहेगा, चीज़ें जल्दी जल्दी समझ आएंगी, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगी। चलो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इनवॉइस का। इनवॉइस का ये जो चैप्टर है, इसमें ये जो सेक्शंस हैं, इसमें ज़्यादा सेक्शन नहीं है, बहुत कम सेक्शन है। सिर्फ 31 to 34 सेक्शन हम इसमें पढ़ेंगे। एक सेक्शन हम पढ़ेंगे 31, एक पढ़ेंगे 32, एक सेक्शन पढ़ेंगे 33 और एक सेक्शन पढ़ेंगे 34। इतने सेक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक सेक्शन होता है ई वे बिल का, सेक्शन नंबर 68, जो कि हम इस वाले टॉपिक के साथ नहीं पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर है, बिल्कुल अलग चैप्टर है। मैंने हालांकि इन 2 चैप्टर को 2 टुकड़ों में बांटा। एक चैप्टर का नाम टैक्स इनवॉइस, एक चैप्टर का नाम ई वे बिल। ई वे बिल यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, मैं उसे बार बार नहीं बोलूंगी। चलो, तो जब हम ये सेक्शन नंबर 31 to 34 पढ़ेंगे तो इसके साथ हमको कुछ रूल्स पढ़ने होंगे जी। क्या पढ़ना होगा? रूल्स। वो रूल्स होंगे हमारे रूल नंबर 46 to 55A। देखो यहाँ पर आप सबके लिए लिखा हुआ है रूल नंबर 32 to सेक्शन नंबर 31 to 34 पढ़ेंगे एंड इनके साथ हम रूल्स पढ़ेंगे 46 to 55A। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब आप अपना स्टडी मैट देखोगे, जो हालांकि मैं फॉलो कराती हूँ, आपको नोट्स मैंने दे रखे हैं, फोल्डर में मिल जाएंगे। आपको जो ये क्लासेस मिली होंगी पेन ड्राइव में, फोल्डर में नोट्स मिल जाएंगे सारे।
और जो बच्चे टेलीग्राम पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे। तो वो नोट्स किस तरह से बने हुए हैं, देखो ये जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं इस चैप्टर के लिए यही नोट्स पढ़ना जो मैं यहाँ रेफर कर रही हूँ। हालांकि बुक का भी आपको एक नोट मिल जाएगा, वो बुक का नोट यहाँ कैरी नहीं करेंगे। वहाँ पे पहले सेक्शन डिफाइन होगा, फिर रूल अलग डिफाइन होगा। ये जो मैंने ड्राफ्ट किया है यहाँ पूरा ये सेक्शन के साथ जहाँ जहाँ पर रूल जो बात बोलता है ऑलरेडी मिक्सअप कर दिया है, तो अलग बर्डन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ काम करेंगे। चलो अभी आपको क्या पता चला कि इस चैप्टर के अंदर 31 to 34 हमारे सेक्शंस हैं एंड 42 to 46 to 55 ए तक रूल्स हैं। प्लस ई वे बिल पढ़ाऊंगी नहीं बट बता देती हूँ, अभी ई वे बिल बाद में पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 68 है हमारा और उसके अंदर रूल्स है 138 to 138 डी। इतने रूल्स हमारे ई वे बिल में हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इनवॉइस चैप्टर की। इनवॉइस चैप्टर में आपके पास जो सेक्शंस हैं वो कितने हैं, 4। याद रख लेना, याद रख लेना, याद रख लेना। टेस्ट होगा, बहुत अच्छे से टेस्ट करके दीजिएगा प्लीज। इस बार बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ मैं आप सबसे। सेक्शन नंबर 31 मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। जीएसटी आया था 2017 में, उसके बाद 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद अब तक में टोटल 4 अटेम्प्ट हुए हैं जीएसटी के। उन 4 अटेम्प्ट्स में से 3 बार इनवॉइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। कितनी बार, 3 बार इनवॉइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार डेबिट एंड क्रेडिट नोट पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 बार आप देख रहे हो ना इनवॉइस पर और एक बार डेबिट नोट पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन है, एक एक लाइन के सेक्शन है। इनको तो मैं खुद ही आपसे हाथों से लिखवाऊंगी, इवन इस नोट में कवर भी नहीं होगा। एक एक लाइन का सेक्शन है, वो सेक्शन एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। चलिए ये दोनों भी सेक्शन एग्जाम में पूछा जाता है, इन दोनों की बातें, जिसमें से सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, फिर इससे कम ये। अब तक में ई वे बिल भी सिर्फ एक बार पूछा गया है आउट ऑफ 4 टाइम्स। ठीक है जी, तो इसको तो ई वे बिल के चैप्टर में डिस्कस करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज्यादा फोकस अब आपको किस पे करना है, टैक्स इनवॉइस पर, जिसका सेक्शन नंबर क्या है 31। फिर एक सेक्शन नंबर आपको याद रखना है, सेक्शन नंबर 34, जो कि किसका है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये 2 सेक्शन नहीं भी याद रखोगे चलेगा, क्योंकि इनकी कहीं पे कोई लिंकेज आपको मिलने वाली नहीं है। फिर भी बता देती हूँ किस चीज के हैं। प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। कोई भी पर्सन, मैंने पहली बार अभी बोला था कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वही टैक्स इनवॉइस बनाएगा, वो ही अपने कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट करने का राइट रखता है। अदर देन दैट कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन टैक्स को कलेक्ट नहीं करेगा, लॉ में उसको प्रोहिबिट कर रखा है। ये बात बोलता है सेक्शन नंबर 32। बस इतनी सी बात बोलता है, ये सेक्शन यही खत्म हो जाता है इतनी सी बात बोल के, कि सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन ही जीएसटी कलेक्ट करेगा, इनवॉइस बनाएगा। 33 क्या बात बोलता है, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिक्लेयर्ड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट, कि जो आप टैक्स इनवॉइस बनाओगे उस पर अमाउंट ऑफ टैक्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। चलिए, तो ये दोनों सेक्शन कोई मेजर सेक्शन नहीं है, इतने से ही थे। मेजर सेक्शन है सेक्शन नंबर 31 एंड 34। अभी हम करेंगे सेक्शन नंबर 31। सो टैक्स इनवॉइस क्या होता है आप सब जानते हो मैम। टैक्स इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर सप्लाइंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेसिपिएंट। बात समझ आई कि नहीं जी मैम, बात तो समझ आ गई। देखो व्हाट इज इनवॉइस, कि ये इनवॉइस है क्या। टैक्स इनवॉइस इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट। यही वर्ड हम बहुत देर से बोल रहे थे कि टैक्स इनवॉइस क्या है, एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट है। कमर्शियल डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। किसके द्वारा इशू किया जाता है, रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन इशू कर सकते हैं क्या, जी बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी अभी सेक्शन नंबर 2 में आपने बता दिया। क्यों इशू करते हैं, जब वो कोई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहे हैं या फिर सर्विसेज दे रहे हैं, इसका मतलब एग्जाम्प्ट के लिए इशू नहीं होगा। आइडेंटिफाई द पार्टीज, ये जो टैक्स इनवॉइस होता है ये आइडेंटिफाई करता है, ये बताता है कि हु इज द सप्लायर, हु इज द रेसिपिएंट। ये दोनों पार्टीज के बारे में बताता है, क्योंकि इनवॉइस पे दोनों पार्टी का नाम लिखा होता है। और क्या क्या लिखा होता है आपको तो इवन बहुत सारी चीजें पता है, उतनी तो यहाँ लिखी भी नहीं है।
मैम नेम लिखा होता है, डेट लिखा होता है, क्वांटिटी लिखा होता है, जीएसटीएन नंबर लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है, टैक्स लिखा होता है, मैम सिग्नेचर होता है, और तो और मैम टोटल अमाउंट भी लिखा होता है, मैम सीरियल नंबर भी लिखा होता है, मैम एड्रेस भी लिखा होता है। मैम बहुत सारी बातें पढ़ाई थी। जी हाँ, वो सारी बातें आप लिख के अपना आंसर सजा सकते हो। ठीक है मैम, सजाना होता है, कहते हैं ना, एक पेपर में जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो उसको बिल्कुल ब्राइट की तरह सजा दो। अगर ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डालना है अभी, आप सब उसको देखिएगा, हाउ टू राइट पेपर, हाउ टू राइट एग्जाम। इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत अच्छे से आप सबको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करूँगी, उसी फॉर्मेट में आपको पेपर लिखना है। चलिए आ जाइए, देखिए व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। बिल्कुल बेसिक बातें चल रही है कि टैक्स इनवॉइस की क्या इंपॉर्टेंस है, टैक्स इनवॉइस क्यों बनाया जाता है। टैक्स इनवॉइस एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है, जो कि ये प्रूफ करता है कि जी हाँ, सप्लायर ने गुड्स बेचा था, रेसिपिएंट ने पेमेंट किया था, और रेसिपिएंट इनवॉइस के बेसिस पर आईटीसी क्लेम कर सकता है। जब रेसिपिएंट अपना टैक्स भरता है और रेसिपिएंट उन गुड्स को पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा, तो वो उसका इनवर्ट टैक्स हो गया, और इनवर्ट टैक्स का उसको क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। बट आईटीसी कब मिलेगा, जब उसके हैंड्स में डॉक्यूमेंट होगा। कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, टैक्स इनवॉइस होगा। तो बेसिकली टैक्स इनवॉइस इज एविडेंस, जिससे कि प्रूफ होता है कि सप्लायर ने गुड्स बेचा है, रेसिपिएंट ने पेमेंट किया है, प्लस रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा। चलिए जी, अब बात आती है एक बढ़िया क्वेश्चन की, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, बट मैं यहाँ पर आपको ढेर सारी नॉलेज दूंगी। चलिए, तो अभी टॉपिक क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप सबको बढ़िया सा, फिर ये बात आपको समझ आएगी कि क्या होता है। ये है किसी पर्सन का घर, ठीक है जी मैम, ये है किसी पर्सन का घर, इनको ये घर बनवाना था, इनको ये घर बनवाना था, ठीक है जी मैम। ये मिस्टर एक्स का घर है, ये है मिस्टर वाई, ये है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई का जो शॉप है वो शॉप है जिससे ये बिल्डर का सामान बेचते हैं, जैसे कि इनकी दुकान से ईंट, रेता, सीमेंट, जो भी होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी होता है, टाइल्स वगैरह बेचे जाते हैं। तो मिस्टर वाई की एक शॉप है, उस शॉप पे क्या सामान है, टाइल्स है, सीमेंट है, ब्रिक्स है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है जी। मिस्टर एक्स को ये घर बनवाना है, 3 फ्लोर का इनका ये घर बनना है। अब मिस्टर एक्स को इस 3 फ्लोर के घर बनाने में कितना चाहिए, मान लो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1000 पैकेट्स ऑफ सीमेंट चाहिए। जो बड़े बड़े पैकेट्स आते हैं, बंडल आते हैं, वो 1000 लॉट इनको चाहिए, 1000 पैकेट्स इनको चाहिए 3 फ्लोर बनाने में। लेकिन मिस्टर वाई एक्स के पास, आप सबको पता है, आपका भी जनरली घर बन रहा होता है, तो इतना स्पेस नहीं होता कि जो भी घर बनाने में चाहिए आप सब कुछ एक ही बार में खरीद लो। बट आप किसी एक दुकान पे जाके कॉन्ट्रैक्ट तो करके आ ही जाते हो ना, कि टाइम टू टाइम इतने इतने पैकेट्स हमारे घर पर भेजते रहना, इतने इतने जो सीमेंट के जो बैग्स होते हैं वो हमारे घर पर भेजते रहिएगा। तो बेसिकली आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट करके एक इनवॉइस बनाया गया होगा, उस इनवॉइस पर लिख दिया गया होगा कि 1000 सीमेंट्स यहाँ पर डिलीवरी करने हैं। लेकिन वो बात अलग है कि हर महीने आप बोल रहे हो कि हमको 100 बैग ऑफ सीमेंट भेजना, कितना भेजना है हर महीने, 100। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कितने का हुआ था, 1000 का। लेकिन डिलीवरी आप कितने की ले रहे हो, 100 की। तो ये कंटिन्यूअस बेसिस पर आपको सप्लाई दी जा रही है, या फिर एक ही बार में 1000 बैग्स आपके घर पर डिलीवर कर दिए गए। मैम कंटिन्यूअस बेसिस पर ये सप्लाई दी जा रही है, 1000 बैग एक ही बार में हमारे घर पर डिलीवर नहीं किए गए हैं। जी वेरी गुड, ये बैग्स आपके घर पर एक ही बार में डिलीवर नहीं किए गए, तो इसी को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ऐसा बहुत सारे एरियाज में होता है, बहुत सारे एरियाज में होता है कि कोई भी एक ही बार में नहीं खरीदता, वो धीरे 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 सप्लाईज लेते रहते हैं। जी चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाइए नोट्स पर। तो व्हाट इज द कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स होता क्या है, अ सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड और अग्री टू बी प्रोवाइडेड, जिसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि हाँ हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यूअस और ऑन रिकरेंट बेसिस पर। हम आपको जो गुड्स प्रोवाइड करेंगे वो कंटिन्यूअस बेसिस पर करेंगे, एक बार में नहीं, लगातार करेंगे। रिकरेंट बेसिस पर करेंगे, बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। मतलब कि हम आपको जो सप्लाई देंगे वो बार बार देंगे, लगातार देंगे। अंडर आ कॉन्ट्रैक्ट, कीवर्ड हाईलाइट कीजिए, अंडर आ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो सप्लाई होगी ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर इसको
कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं बोला जाएगा। चलो, फिर लिखा है कि जरूरी नहीं है कि जब आप ये सप्लाई दे रहे हो तो किसी वायर का यूज करो, किसी केबल का यूज करो, किसी पाइपलाइन का यूज करो, किसी अदर कंड्यूट का यूज करो, जरूरी नहीं है। आप ट्रक के थ्रू भी जब बार बार भिजवा सकते हो अपनी सप्लाई, जरूरी नहीं है पाइपलाइन के थ्रू ही सप्लाई कर रहे हो। आप अपनी सप्लाई ट्रक के थ्रू भी दे सकते हो, आप अपनी सप्लाई किसी भी मोड में दे सकते हो। चलो मैं एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप सबको पता होगा इस टाइम जो गैस होती है, जो डोमेस्टिक गैस होती है, जो घर में यूज होती है, उस गैस की पाइपलाइंस डलना शुरू हो गई हैं। अब सिलेंडर सिस्टम धीरे धीरे क्या हो रहा है, एबोलिश्ड होता जा रहा है। गैस सिस्टम अब पिक्चर में अब पाइपलाइन पिक्चर हमारा इमर्ज होता जा रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि आपके घर में पाइपलाइन डाल दी जाती है और ये गैस है, गैस अपने आप में गुड्स है। गैस क्या है, गुड्स है। गैस आपको इस पाइपलाइन के थ्रू मिलती है, तो लगातार मिल रही है, बार बार मिल रही है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट मिल रही है और एक केबल या फिर पाइपलाइन के थ्रू आपको मिल रही है। लेकिन जब मैंने बात की थी सीमेंट्स के बैग की, तो क्या वो केबल के अंदर आते थे, वो पाइपलाइन के अंदर आते थे, वो वायर के अंदर आते थे? नो जी, बिल्कुल भी नहीं मैम। वो तो ट्रक के अंदर भी आ सकते हैं, वो तो किसी भी मोड में आ सकते हैं। जी बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अपना माइंड मेकअप ऐसा मत कर लीजिएगा, इतना नैरो मत कर लीजिएगा कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब सिर्फ वही होता है जो कि केबल और पाइपलाइन से आता है। ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब चाहे वो पाइपलाइन से आ रहा हो चाहे नहीं, चाहे वो वायर से आ रहा हो चाहे नहीं, स्टिल वो कॉन्टिन्यूअस है। फॉर विच द सप्लायर इनवॉइस द रेसिपिएंट, सप्लायर जिसके लिए इनवॉइस देता है रेसिपिएंट को ऑन अ रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस एंड इंक्लूड सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज द गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज इट मे बी नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। इसके अंदर इन्होंने कहा कि वही सप्लाई आती है जो कि अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पहले से कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर लगातार दी जाती है, लगातार दी जाती है, बार बार दी जाती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्पेसिफिकली किसी गुड्स और किसी सर्विसेज को नोटिफाई कर देगी, किसी सप्लाई ऑफ गुड्स को नोटिफाई कर देगी कि ये भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो उसको भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। बट आज तक की डेट में गवर्नमेंट ने अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया है। चलो, आपको इतनी बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, हमको इतनी बात तो समझ आ गई। अब बात आती है व्हाट इज सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। पहले हमने क्या किया था, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, अब करेंगे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। सबसे अच्छी बात ये आपको आता है क्योंकि बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी वही सारे कीवर्ड्स हैं एक्सेप्ट वन कीवर्ड, वो मैं अब हाईलाइट कर रही हूँ। सिर्फ इस कीवर्ड को एक को छोड़ दूँ तो सारे कीवर्ड्स क्या हैं, सेम है। यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है कि कोई कॉन्टिन्यूस बेसिस पर दिया जाना चाहिए कि ये जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होगी ये भी रिकरेंट बेसिस पर होगी, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर होगी, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट होगी, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट होगी। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात समझ आई। बट कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कॉन्टिन्यूस बेसिस पर तो होगी, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट तो होगी, पर इसको कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस तभी बोला जाएगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको सप्लाई ऑफ सर्विसेज देनी है, ये कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ से ज्यादा का हो। कितने मंथ से ज्यादा का हो? 3 मंथ से ज्यादा का हो। अगर आपने अप टू 3 मंथ तक का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे कि बात करें केबल कनेक्शन की, केबल कनेक्शन की सर्विसेज दी जा रही हैं, तो केबल कनेक्शन तो गुड्स नहीं है, केबल कनेक्शन की सर्विसेज दी जा रही हैं। तो केबल कनेक्शन की सर्विस आपको एक ही बार में तो नहीं मिलती, वो तो एवरी मंथ आपको मिलती है। बार बार आपको मिलती है कि नहीं? जी मैम, बार बार मिलती है, 1000 बार मिलती है। तो उस केस में केबल कनेक्शन की सर्विस एक सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई है कि नहीं, ये बात तब आप बताओगे कि सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं, जब आपको बता दिया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ का हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 मंथ का हुआ है तो फिर ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं आएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ से ज्यादा के लिए हुआ है तो फिर इसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। बाकी सारे कीवर्ड सेम है। इन फ्यूचर गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकती है कंडीशंस लगा के, उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। ये वर्ड मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ कि एग्जाम सप्लाई क्या होता है। होली एग्जाम, इसका मतलब जो जीएसटी में तो है, लेकिन उसको स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के द्वारा मैं आपको पढ़ाऊंगी। पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। 12 ऑक्टोबर 2017 से बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को एग्जाम किया गया है। नॉन टैक्सेबल आप सब जानते हो, 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स जो होते हैं और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो कि जीएसटी की दुनिया से बाहर है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता, इनको भी एग्जाम सप्लाई ही बोला जाएगा।
इनवॉइस चैप्टर में। नील क्या होता है, जिस पर जीरो डेट लगता है। जीरो डेट कब लगता है, जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, उसको भी क्या बोला गया है, यहाँ पर एग्जाम्प्ट बोला गया है। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी आपको ये मैं कुछ नहीं सिखा रही हूँ, अभी सिर्फ इनवॉइस की चर्चा हम कर रहे हैं। चलो, इतनी बात समझ आई कि नहीं? अगर आई है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए और मुझे बता दीजिए, जी मैम हमको इतनी बात समझ आ गई है। आई एम वेटिंग हियर फॉर योर कमेंट, प्लीज 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 कमेंट इन मैसेज। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स, सॉरी। चलिए जी, अब बात आती है इनवॉइस के बारे में कुछ खास बातें। पर ये खास बातें अब खास नहीं रही, क्योंकि आप इन सभी बातों को जानते हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हो। देखना अभी सब आप कैसे बढ़िया मेरे को आंसर्स करोगे। चलो मैम, आप इतने विश्वास के साथ कैसे बोल जाते हो कि आप हम आपको आंसर कर देंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चीज को पढ़ा चुकी होती हूँ। अबाउट इनवॉइस, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एन इनवॉइस। ये चीज आप सबको बता रखी है कि इनवॉइस का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन कुछ सर्टेन पर्टिकुलर्स होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं। आप सबको एक इनवॉइस पर लिखना होता है, जैसे कि इनवॉइस का नेम, इनवॉइस का एड्रेस, इनवॉइस का जीएसटीएन नंबर। सप्लायर का नेम लिखना होता है, बेसिकली इनवॉइस पर आपको नेम लिखना होता है। दैट मीन्स सप्लायर कौन है, हु इज सप्लाइंग द गुड्स। जो सप्लायर गुड्स बेच रहे हैं उनका एड्रेस क्या है, उनकी दुकान का एड्रेस क्या है। सप्लायर ऑब्वियसली जीएसटी में रजिस्टर्ड भी होगा, तो उसका जीएसटीएन नंबर क्या है। इतनी बातें इनवॉइस पर लिखी जाएंगी। नेक्स्ट, इनवॉइस पर आप सब जानते हो सीरियल नंबर लिखा जाता है। सीरियल नंबर कभी भी 16 डिजिट से ज्यादा नहीं होता। सीरियल नंबर इनवॉइस पर लिखा जाता है, बट इट डजंट एक्सीड 16 डिजिट। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। डेट ऑफ इनवॉइस, ये सब भी आप जानते हो कि इनवॉइस पर डेट लिखी होती है। चलिए, अब बात आती है रेसिपिएंट का नेम लिखा जाएगा, रेसिपिएंट का एड्रेस। अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर, यूआईएन नंबर भी लिखा होगा। मैम ये यूआईएन नंबर क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। बेसिकली जो कुछ ऐसी एम्बेसीज होती हैं उनके लिए यूआईएन होल्डर होते हैं, वो इंडिया में आते हैं, पर इंडिया में एज अ जीएसटी वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते, क्योंकि उन पे सारे प्रूफ्स नहीं होते, उन पे आधार कार्ड वगैरह नहीं होता, क्योंकि वो तो फॉरेन की हैं। तो एज अ जीएसटीएन तो उनको नहीं रजिस्टर्ड करते, बट उनको जीएसटीएन नंबर नहीं दिया जाता, बट उनको यूआईएन नंबर दे दिया जाता है, और यूआईएन नंबर के बेसिस पर ही उनको रजिस्टर्ड पर्सन बोला जाता है। तो ऐसे रेसिपिएंट जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, वो जीएसटीएन भी होल्ड कर सकते हैं, यूआईएन भी होल्ड कर सकते हैं। तो जो भी वो होल्ड करते होंगे वही चीज उनके इनवॉइस पर लिख दी जाएगी। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए जो रेसिपिएंट है वो कैसे हैं, अनरजिस्टर्ड है। इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड और जो वैल्यू है गुड्स की वो 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है। मैम अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तब तो हमको उनका जीएसटीएन नंबर नहीं लिख सकते ना, क्योंकि उन पे जीएसटीएन नंबर होगा ही नहीं ऑब्वियसली। लेकिन अगर उनके गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको उनका नेम लिखना पड़ेगा, उनका एड्रेस, उनका स्टेट लिखना पड़ेगा। भले ही वो रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर जीएसटीएन नंबर नहीं है, हम जीएसटीएन नंबर मत लिखिए, लेकिन उनका नेम तो लिखिए, उनका एड्रेस तो लिखिए, उनका स्टेट कोड तो लिखिए। ये सारी चीजें तो आप लिख ही सकते हो ना, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वैल्यू लेस देन 50,000 रुपए है तो उस केस में आपको कोई भी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि मैम अब उसका नेम भी ना लिखे, उसका एड्रेस भी ना लिखे, उसका स्टेट कोड भी ना लिखे, कुछ ना लिखे जी, कुछ मत लिखो। लेकिन वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ये सब लिखोगे। लेकिन अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, फिर कितने भी रुपए की वैल्यू का सामान खरीद रहा हो, फिर तो जीएसटीएन नंबर भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर मैम वैल्यू 50,000 से कम है तो आपने बोला कि आप कोई भी डिटेल नहीं लिखो चलेगा। लेकिन अगर रेसिपिएंट खुद से बोल दे, रेसिपिएंट चाहता हो कि नहीं 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 मेरा नाम तो इनवॉइस पर लिखा जाना चाहिए, मेरा एड्रेस तो इनवॉइस पर लिखा जाना चाहिए, उस केस में आपको सारी डिटेल इनवॉइस पर लिखनी पड़ेगी।
नेक्स्ट, और इनवॉइस पर क्या लिखेंगे, HSN कोड लिखोगे आप। इनवॉइस पर क्या लिखोगे, HSN कोड लिखोगे, गुड्स का कोड, सर्विस का कोड। मैम ये क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम फॉर नॉमेनक्लेचर, एक HSN कोड होता है। देखो अगर मैं बात करूँ वॉच की बात करती हूँ, मैम बार बार वॉच की क्यों बातें करते हो, मुझे वॉच का एग्जाम्पल लेना बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, वॉच की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइटन की कोई वॉच है, ठीक है जी, टाइटन रागा की कोई वॉच है, ठीक है मैम। ये जो वॉच है, हर एक वॉच डिफरेंट होती है अदर वॉच से, लेकिन देखने में भले एक जैसी लगती है, बट किसी का बैटरी अलग होता है, किसी का ग्लास अलग होता है, किसी की चेन अलग होती है, किसी का कलर अलग होता है, किसी में कोई डिफरेंस होता है, किसी में किसी कंपनी का कुछ लगा होता है। बेसिकली हर वॉच का अपना अपना अलग अलग फीचर होता है। अब देखो कोई एक वॉच है, ये वॉच इंडिया में ना किसी अलग नाम से जानी जाएगी। सेम वॉच अगर मैं अदर कंट्री में बात करूं तो वो किसी और नाम से जानी जाएगी। ऑब्वियसली ऐसा होगा कि नहीं जी, बिल्कुल होगा। इस पर्टिकुलर वॉच का इंडिया में नाम कुछ और होगा और अदर कंट्री में नाम कुछ और होगा, लेकिन एक HSN नंबर होता है, ग्लोबली नंबर होता है। ये पर्टिकुलर कोड की फॉर्म में बात करता है, 6 डिजिट का नंबर होता है। तो जो नंबर यहाँ पर होगा इंडिया में, वही नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड उस वॉच का होगा। यानी कि एक वॉच का नाम हर जगह डिफरेंट हो सकता है, बट HSN कोड ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेगा। मैम ये HSN कोड 6 डिजिट का होता है, जी हाँ, लेकिन अभी कस्टम एक्ट इसको 8 डिजिट का करने जा रहे हैं अपनी फैसिलिटी के लिए। अभी फिलहाल कितने का है, 6, लेकिन कस्टम एक्ट ने बोला था, नोटिफिकेशन निकाली थी कि इसको बढ़ा के 8 तक का कर दिया जाएगा। चलिए अब आपको बात समझ आई। HSN क्या है, गुड्स को पहचानने का एक कोड है, ग्लोबली यूज होने वाला कोड है। जैसे HSN कोड होता है इन केस ऑफ गुड्स, ऐसे ही टैरिफ कोड होता है, टैरिफ सर्विस कोड होता है इन केस ऑफ सर्विस। गुड्स के केस में HSN आता है, सर्विस के केस में टैरिफ सर्विस कोड, सर्विस टैरिफ कोड बोल सकते हैं, ये आता है। ठीक है जी मैम। मैम ये जो HSN कोड होता है और ये जो गुड्स एंड सर्विस कोड होता है, ये इनवॉइस पर लिखना पड़ता है क्या, जी हमेशा लिखना पड़ता है। मैम किसी को भी छूट नहीं मिली, कुछ को मिली है, बताऊंगी किस किस को छूट मिली है। पर पहले इतना सुनो कि मैम आपने हमको 2 चीजें बताई थी। एक तो बताया था मैम आपने हमको इनवॉइस, एक आपने हमको बात बताई थी बिल ऑफ सप्लाई की। ये HSN कोड इनवॉइस पर तो लिख लेंगे, क्या बिल ऑफ सप्लाई पर भी लिखेंगे? MCQ में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, इसको हाईलाइट कर लो। हालांकि बिल ऑफ सप्लाई के पर्टिकुलर्स अभी नहीं पढ़ाए, बट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस वहां पर टैक्स का अमाउंट नहीं लिखा होगा, टैक्सेबल वैल्यू नहीं लिखी होगी, बाकी के सबको सेम होता है। ठीक है जी मैम, बिल्कुल सही बात। तो ये जो HSN कोड होता है गुड्स और सर्विस के रिस्पेक्ट में, ये आपको बिल ऑफ सप्लाई पर भी लिखना पड़ता है। चलिए जी, अगर हम बात करें टर्नओवर की, अगर टर्नओवर किसी भी पर्सन की, मैम ये टर्नओवर की बात हम कर क्यों रहे हैं, पहले तो ये बताओ। तो सुनो, पहले ये बात बताती हूँ कि टर्नओवर की बात आई क्यों। अभी मत सुनो कि टर्नओवर क्या होती है, सुनो। मैम हमारा क्वेश्चन है, क्या HSN कोड सबको लिखना पड़ेगा? सब अपने इनवॉइस पर HSN कोड दिखाएं? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई छोटा डीलर है तो उसको HSN कोड नहीं दिखाना, कोई थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा दिखा दे, कोई और भी बड़ा है तो थोड़ा और दिखा दे। तो बेसिकली HSN कोड आप सब जानते हो, अभी हमारे सिलेबस में कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का है। मान लो ये कोई HSN कोड मैंने लिखा है, ये HSN कोड यहाँ पर एक लिख दिया गया है। चलो डिफरेंट नंबर का कर देती हूँ, वरना आप सबके माइंड में एक मैप बन जाएगा। और ये सीक्वेंस में होता है क्या, नहीं जी, कोई भी फॉर्म हो सकता है। मैं यहाँ पर ये HSN कोड लिख रही हूँ, किसी प्रोडक्ट का होगा। चलो, तो क्या ये पूरा का पूरा HSN कोड इनवॉइस पर दिखाया जाए? ऐसा पर्सन जिसकी टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ रुपए तक की है या उससे कम है, अप टू 1.5 करोड़ या उससे कम है, उसको HSN कोड इनवॉइस पर दिखाने की जरूरत नहीं है। उसको एक भी डिजिट HSN कोड का अपने इनवॉइस पर दिखाने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आ गई। तो टर्नओवर की बात यहाँ पर की गई है, HSN दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, इस बात को समझाने के लिए इन्होंने टर्नओवर का सहारा लिया।
अगर आपको लगता है किसी पर्सन की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक की है तो वो HSN कोड ना दिखाए, लेकिन अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, बस 5 करोड़ तक की है, तो वो 2 डिजिट HSN कोड के दिखा दे, मतलब कि वो थोड़ा सा दिखा देंगे तो चलेगा। लेकिन अगर किसी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो वो 4 डिजिट एटलीस्ट दिखाएंगे। कितने दिखाएंगे? 4 डिजिट एटलीस्ट दिखाएंगे। मतलब 6 मंथ नहीं दिखाएं कभी तो चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सबको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा जरूरी बात है जो कि आप सबको याद रखनी है। लिख लीजिए यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है कि किसकी टर्नओवर कितनी होगी तो कितने डिजिट का HSN कोड दिखाया जाएगा। 1.5 करोड़ तक में निल है, 5 करोड़ तक में 2 डिजिट, मोर देन 5 करोड़ 4 डिजिट आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए जी, अब देखिए अब क्या है, और आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपने जो भी गुड्स लिए उनका डिस्क्रिप्शन इनवॉइस में होना चाहिए कि अच्छा आपने 1 AC खरीदा, 2 वॉशिंग मशीन खरीदे, 3 वॉचेस खरीदी, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। प्लस कितनी कितनी क्वांटिटी में खरीदा, अच्छा AC 1 खरीदा था तो क्वांटिटी 1, मशीन 2 क्वांटिटी 2, वॉच कितनी 3 तो क्वांटिटी 3। तो बेसिकली आपको क्वांटिटी भी दिखानी पड़ेगी। जब सब कुछ दिखा दिया है फिर क्या आएगी, टोटल वैल्यू, फिर आपको दिखाना पड़ेगा टैक्सेबल वैल्यू की टैक्स किस वैल्यू पर लगेगा, फिर रेट ऑफ टैक्स आ गया, फिर अमाउंट ऑफ टैक्स निकल आएगा। इतनी बात तो मैम हमको समझ आती है। नेक्स्ट, और आपको क्या क्या दिखाना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपको दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको दिखाना पड़ेगा। मैम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? देखो अभी सिंपल सा माइंड मेकअप कर देती हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरमीडिएट सिलेबस में नहीं है, ना CA में है, ना CMA में, चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा माइंड मेकअप कर देती हूँ कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई ये डिफर कर जाता है, डिफर कर जाएगा, पर्सन टू पर्सन ही चेंज हो जाएगा। अभी इतना सा जान लो, जहाँ को गुड्स जा रहा है, जहाँ पर आप गुड्स की डिलीवरी दे रहे हो, वो ही है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन हम पढ़ेंगे चैप्टर, एक चैप्टर आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के नाम से, और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह का प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना हमको सिखाया जाएगा। बट अभी याद रखो, जहाँ को गुड्स जा रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स दिल्ली में रहते हैं। मिस्टर एक्स ने गुड्स बेचा मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई हरियाणा में रहते हैं। गुड्स की डिलीवरी कहाँ हुई, सप्लाई का प्लेस कहाँ पर है, सप्लाई का प्लेस है हरियाणा, तो हरियाणा का एड्रेस लिखा जाएगा। एड्रेस ऑफ डिलीवरी इफ सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई। एक होता है एड्रेस ऑफ डिलीवरी, मतलब कि इसी एग्जाम्पल में देखो, मिस्टर वाई जो कि हरियाणा में रहते थे, उन्होंने मिस्टर एक्स को फोन लगाया, उन्होंने कहा जी हमको AC चाहिए, जी हमको AC चाहिए, बट आप AC हमें हरियाणा में मत भेजना, हमारी UP में एक ब्रांच है वहां भेज देना। अब देखो, रेसिपिएंट तो मिस्टर वाई थे जो कि हरियाणा में रहते थे, लेकिन यहाँ पर जो सप्लाई हुई वो हरियाणा में ना हुई, डिलीवरी का एड्रेस अलग हो गया। डिलीवरी का एड्रेस क्या हो गया, UP। AC कहाँ पर डिलीवर करना है, AC कहाँ पर डिलीवर करना है, UP में। तो आपको एड्रेस ऑफ डिलीवरी भी लिखना पड़ेगा अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और डिलीवरी एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो। नेक्स्ट, वेदर टैक्सेस पेबल अंडर RCM और नॉट, ये बात भी इनवॉइस पर बतानी पड़ेगी। फिर लास्ट में सिग्नेचर करना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर्स करना पड़ेगा। डिजिटल सिग्नेचर्स को DSC बोला जाता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स बोला जाता है, ये E-सिग्नेचर्स होते हैं। चलिए, ये मैंने जगह छोड़ी हुई है एक इनवॉइस ड्राफ्ट करने के लिए, हालांकि मैं ऑलरेडी करा के दिखा चुकी हूँ। स्टिल आ जाइए, कर लेते हैं, क्या ही जाता है। आप सबका माइंड मेकअप तो हो रखा है, आप सब मुझे बोलिए, मैं लिखूंगी। सबसे पहले इनवॉइस के ऊपर क्या लिखा जाता है, टैक्स इनवॉइस। फिर क्या लिखा जाता है, डेट। फिर क्या लिखा जाएगा, सीरियल नंबर। फिर क्या लिखा जाएगा, नेम। यहाँ पर मान लो रेसिपिएंट का नेम लिख रहे हैं, रेसिपिएंट का GSTN नंबर लिख दिया, रेसिपिएंट का एड्रेस लिख दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई लिख दिया, डिलीवरी एड्रेस लिख दिया, ये सारी बातें मान लो लिख दी। ठीक है जी। डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगा, कोई ये सब यहाँ लिखेगा, कोई ये सारी बातें नीचे लिख देगा, कोई ये सारी बातें राइट हैंड पर लिख देगा, कहीं भी लिख सकता है, बट ये सारी बातें लिखनी होती हैं। फिर गुड्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा गया, मान लो कितनी वैल्यू का है, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट आया, ये सारी बातें यहाँ पर लिख दी गई। उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, मैसेज कीजिए मैम। फिर उसके बाद आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स। वेरी गुड, इस पर लगाओ टैक्स रेट यानी कि GST का रेट लग जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू।
विद टैक्स कम टैक्स ये आ जाएगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पर सप्लायर का नेम लिख दीजिए, सप्लायर का नेम और सप्लायर का एड्रेस, सप्लायर का GSTN नंबर, और क्या बातें रह गई, और मैम HSN कोड रह गया, HSN कोड यहीं पर लिखा जाएगा, पर्टिकुलर गुड्स के सामने उस पर्टिकुलर HSN कोड की बातें लिख दी जाएंगी। लास्ट में क्या हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा, इस इनवॉइस पर लिखा जाएगा ये RCM है या फिर NCM है, ये सारी बातें भी यहाँ पर लिखी जाएंगी। चलिए जी, आई होप आपको ये फॉर्मेट भी बढ़िया से समझ आया होगा। इसके बाद जो मैं आपको बात कराने जा रही हूँ वो तो मेरे को लगता ही नहीं कि मुझे आपको पढ़ानी चाहिए, आपको पक्की पक्की पूरी पूरी आती है। मैम हमें सच्ची बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनवॉइस चैप्टर में धीरे धीरे PhD तो हम ही कर रहे हैं। अब तो बस ऐसा लगता है कल ही पेपर हो जाए ना, हम कल ही दे देंगे। सच्ची बता रहे हैं, हमें बहुत समझ आ रहा है, यही बात की तो खुशी हमें है कि आपको समझ आ रहा है। मैनर ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस, तो गुड्स के केस में जो इनवॉइस बनता है वो 3 कॉपी में बनता है, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। बट सर्विस के केसेस में कितना बनता है मैम, 2 कॉपी, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। आता था कि नहीं? जी मैम आता था। चलिए अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 31 जो कि है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 पर। जो मैं बोल रही हूँ अभी तक में 3 टाइम्स क्वेश्चन आया, तीनों बार क्वेश्चन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 पर ही आया है। चलिए तो अब मैं सिखाऊंगी, आज हम करेंगे कि ये सारे सबसेक्शन क्या हैं, सारे सबसेक्शन आपको याद हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। इन सेक्शन के अंदर क्या लिखा है ये सारी बातें आपको आती होंगी। चलिए ये नोट्स आप सबके पास होंगे ना, इनको मार्क करते रहिएगा, जो जो मैं चीजें मार्क कर रही हूँ उन सबको। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 31। सबसेक्शन 1 बात करता है टाइम लिमिट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिटेशन क्या रहेंगी मैम, वो तो हमको आता है, ऑन और बिफोर डिलीवरी, यस, पर थोड़ी सी चीजें अब एक्सटेंड करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। सिमिलरली सबसेक्शन 2 आपको बताएगा टाइम लिमिटेशन इन केस ऑफ सर्विस, टाइम लिमिटेशंस ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विस। तो गुड्स के केस में इनवॉइस को इशू करने का टाइम क्या रहेगा और सर्विस के केस में क्या रहेगा, ये बातें सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में लिखी हुई है। चलिए इतना कराने के बाद सबसेक्शन 3 में आपको बीच में नहीं पढ़ाऊंगी, सबसेक्शन 3 की अभी कोई लिंकेज नहीं है, सबसेक्शन 3 को हम बाद में करेंगे। सबसेक्शन 1 करेंगे जो कि गुड्स का बताएगा, सबसेक्शन 2 जो कि सर्विस की बातें बताएगा, फिर हम करेंगे सबसेक्शन 4 जो कि आपको बातें बताएगा। हमने पढ़ा है ना कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस, एक सेकेंड रुक जाइए, इश्यू हो गया, मैं उसे खोल लेती हूँ वापस।